पहले ये मैंने खुद करवाया था, मुझे पता है कि कमर टूट जाती है और जिशान भाई जिस लेवल के ऊपर जाके इन्होंने अभी बीच में करवाया है, पीछे आवाज आ रही है वैसे, अगर ना आ रही हुई तो मैंने कह देना कि यार ऊंचा बोलो। विशान भाई की मैं तारीफ करना चाह रहा था और खासतौर पे इसीलिए तारीफ वगैरह कर रहा था कि इन छुट्टियों के अंदर अमूमन गर्मियों की छुट्टियों के ऊपर ये मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। तो ये आपके लिए इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है कि यहाँ पे मौजूद है। और मैंने जब कुर्बानी की थी तो मुझे आजम नजीर तारड़ साहब ने चूमा था, मैं अभी बीच में कह रहा था इनको मैं चूमूंगा नहीं, लेकिन इनके लिए चूंकि ये मोटरसाइकिल के ऊपर जा नहीं सके तो मैंने इनके लिए मोटरसाइकिल की किताबें खरीदी थी इनको तमगे के ऊपर देने के लिए। तो शांत भाई आपको कैमरा ऑन करो यार, इसको बाइक नजर आनी चाहिए कि इसके ऊपर पकड़ के ना ये करें, क्योंकि इसने बहुत बीच में आप सारों के लिए कुर्बानी दे के यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो काम कर रहे हैं। और जिशान भाई को थैंक्स जिशान यार, ये एक्चुअली एन इबादत है, ये जो मामला आपके सामने सारा चल रहा है सच्ची बात है। और बात ये है कि जिशान को हमने इतना जबरदस्त बीच में जांचा कि हमने जो बार वोकेशनल कोर्स पंजाब बार काउंसिल के अंदर करवाया था, यहाँ पे तो हमारा नेरा ठप्पा ही लगा हुआ है। असल में तो सारी की सारी मेहनत जिशान की है और इसकी टीम की। आई मस्ट गिव क्रेडिट टू ऑल ऑफ यू एज वेल यार, जितना टाइम वगैरह लगा के आप करें। इसको हमने इतना अच्छा पाया कि इससे हमने 2 लेक्चर वहां पे बार वोकेशनल कोर्स के अंदर वहां पे दिलवाया और उम्मीद है जो हम पंजाब बार में भी करेंगे उसके अंदर जिशान से दोबारा रिक्वेस्ट वगैरह करेंगे। तो अब ये चूंकि यहाँ पे एको बड़ा ज्यादा है, मैंने हेडफोन पाना पड़ेगा, तो मजाक ना उड़ाना मेरा बीच में पकड़ के कि जी आया सी कान के फुल लगा के ये बैठा हो। आवाज आ रही है आपको? वहां से थोड़ा कम करें, यहाँ से ज्यादा। ये चूंकि रिकॉर्ड हम कर रहे हैं इसलिए ये सारा कुछ करना पड़ता है। थोड़ा कम किया जरा, बस आवाज ठीक आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार वोकेशनल कोर्स में इंटरेस्टेड तमाम दोस्तों को मैं एक तो तमाम दोस्तों की तरफ से खुशामदीद कहूंगा और मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि मुकम्मल तौर के ऊपर आपका कोर्स कंप्लीट होने को आज आखिरी दिन है और इतनी तादाद में आप यहाँ पे मौजूद है, तो आपका प्रोफेशन की तरफ डेडिकेशन का भी इंडिकेशन यहाँ पे आता है। बहुत बड़ी चीज है कि अपने आप को प्रोफेशन के अंदर आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। मुझे मालूम है कि हसनात अहमद खान साहब ने आउटस्टैंडिंग आईसी लेक्चरर है, उन्होंने भी आपको प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर लेक्चर इब्तिदा के अंदर दिया है, मगर उनमें से चंद चीजों को वो लेक्चर मैंने एग्जामिन किया आपके सामने टच करना चाहूंगा। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर का कोई फायदा नहीं। वकालत करते कैसे हैं, वकालत प्रैक्टिकल चीज है। आप किसी को अगर लेक्चर करने से कोई अच्छा वकील बनता होता तो मेरे मरहूम वालिद साहब मुझे काफी लेक्चर किया करते थे, मैं बड़ा जबरदस्त वकील होता, लेकिन मैंने भी सिविल कोर्ट से नीचे से 3-3.5 साल यहाँ पर मुकम्मल तौर पर रगड़ा खा के जो कुछ मैंने सीखा, यहाँ से सीखा। डिग्रियां मैंने बहुत इकट्ठी की थी, लेकिन वकालत में मैं जिस जगह के ऊपर भी हूँ वो सिविल कोर्ट के रगड़े की वजह से। सुप्रीम कोर्ट में मैं अगर अपने से 10 साल सीनियर या 15 साल सीनियर वकीलों को चित करता हूँ तो मैं इसलिए चित कर सकता हूँ क्योंकि मैंने सिविल कोर्ट का रगड़ा खाया हुआ है और मुझे प्रैक्टिकल फॉर्म भरने भी आते हैं, फॉर्म ना भरने का भी असर मुझे पता है। एविडेंस मैं उर्दू में पढ़ लेता हूँ जबकि बर्गर वकील नहीं पढ़ सकते। ऑर्डर शीट मैं पढ़ लेता हूँ गंदी गंदी हैंड राइटिंग क्योंकि वो नहीं पढ़ सकते। तो यहाँ पे ही अजमत है और ये सही फोकस है, यहाँ पे आके हम इसलिए कर रहे हैं। सो पहली चीज तो आप अपने लिए भी आपकी जो डेडिकेशन है और आप यहाँ पे मौजूद हैं ये अपने पल्ले बांध लीजिए कि आप सीधे हाईकोर्ट में छलांग मार के वकील बनने के लिए नहीं यहाँ पे आ रहे। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट का भी वकील बनना है तो आखिरी दिन तक आपने यहाँ पे सिविल कोर्ट में वकालत करनी है, मैं भी करता हूँ।
दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो माइंडसेट वगैरह ऑलरेडी बनता हुआ जा रहा है ना कि जी हम सिविल कोर्ट के अंदर हमने नहीं आना, जो दुनियादारी से कमाई का प्रॉब्लम, कि आपको सिखाया जाए कि ईमानदारी से, और आप पूरा इम्तियाज हो इस प्रोफेशन का, और एक अच्छा वकील किस तरीके से कमा सकता है ये उसके बारे में। अब ईमानदारी और अच्छा वकील वगैरह उसका वकालत से क्या ताल्लुक, तो क्या करने की आपको जरूरत है? कोई मुझे बता सकता है कि ये प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह की क्या जरूरत है? क्यों आपको मैं लेक्चर वगैरह दे के मैं, ठीक है आपको भी पता है कि ईमानदार होना चाहिए, तो क्यों करें हम बीच में ईमानदारी वगैरह? ये पहली चीज है बीच में इसके बारे में, बिकॉज आपको उन्होंने हसनात साहब ने ये तो पढ़ा दिया होगा कि कैनन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, कोई बता सकता है कि कहाँ पे लिखे हुए हैं कि जो आपने प्रोफेशनल एथिक्स जिनको आप वायलेट करेंगे तो मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आप आएंगे? नहीं, पर आगे आपने आपने लगता पहला लेक्चर ही नहीं सुना जा सकता, और क्या कोई एक दोस्त बता सकता है जी? नहीं, एक्ट में नहीं, और यार रूल्स के अंदर मौजूद है, एक चैप्टर मौजूद है कैनन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। ये बोंगी कह लेता हूँ, ये बोंगी एचईसी वालों ने भी एक इम्तिहान के अंदर मारी थी, 10 सवाल किए प्रोफेशनल एथिक्स पे, और 10 के 10 सवाल में लिखा हुआ था कि जी सेक्शन नंबर बताएं क्या है। सेक्शन नंबर नहीं है, रूल्स में मौजूद है, 10 के 10 सवाल इस मुद्दे के ऊपर पूछ सकते थे कि नंबर बताएं, फला सेक्शन नंबर ये कहता है, जबकि रूल्स है और रूल्स में लिखा हुआ कि ईमानदारी। उसका क्या फायदा भाई? अगर तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ले लो, अगर तुम्हें बीच में टर्न बेसिस के ऊपर मिल रहा है तो क्या करने की जरूरत है? काफी होती है टर्न, क्या फायदा? मेरे कहने से तो नहीं, आपके बच्चों की रोजी रोटी वगैरह तो ईमानदारी करने का क्या फायदा? तो बता सकता है? दूसरे कमाई जाए, मेरे पास दूसरे पराठों के अंदर फिरे और बड़ी बड़ी गड्डियां में भेजे, स्विट्जरलैंड में जाके इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगाए तुम्हारे बच्चे, तुम घर जाओ तुम्हारी दीदी तुम्हें झाड़े के हैं, वो देखो वो इनको वादर लेके जाता है, तो तुम्हें क्या मिला? वकालत का म्यार का तुमने देखा उठाया? मैंने तो उठाया हुआ अनफॉर्चुनेटली, बट और इसलिए गालियां पड़ती हैं, बट क्या फायदा? हर बंदे ने अपना दीन ईमान, आपका अपना दीन ईमान है, आपने खुद डिसाइड करना है कि क्या है, बट भूख का कोई जवाब नहीं है भाई। और बार वोकेशनल कोर्स इसलिए भी हम बीच में करवा रहे हैं कि अगर लड़के को हम सिखाएंगे नहीं कि भाई किस तरीके नाल कमाना है, तो फिर अगर लड़का जाके जज के गले पड़ता है तो कसूर किसका है? भूख का क्या जवाब है? उसको एक तला एक मुकदमा मिला है और उसने जाके करना, और आपने उसको ना लॉ कॉलेज में पढ़ाया, ना आपने उसको यहाँ पे पढ़ाया कि भाई वकालत करते कैसे हैं, और जज उसके आगे कहता है कि नहीं बनता, खारिज कर रहे हैं, तो फिर जज उसने तो फिर छलांगे मारनी है क्योंकि उसके घर की रोजी और चूल्हा उस मुकदमे से चल रहा हो। तो क्या फायदा? क्यों ना गंदे काम करें? क्या फायदा? मैं आपको कह रहा हूँ ये सारे रूल्स लिखे हुए, उसमें लिखा हुआ कि भाई ऐसी चीजें नहीं करनी, क्यों ना करो? आप वकील हैं, आपकी मर्जी, आप जाके पीआईसी का बीच में किला फतह कर दें, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे हमला कर दें, आप जाके ये सारी की सारी चीजें आप करते हैं, तुम क्यों ना करें? क्या फर्क पड़ता है? पैसे तो आप कमा लेंगे, लेकिन जो आपको पैसों की गिनती तो उसको दो पे लगाएंगे, इससे क्या फर्क पड़ता है भाई? इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई तमगा मिल रहा है तुम्हें उसके साथ? जी ठीक है, वो अपनी मेहनत के साथ खास तौर के ऊपर कर रहा है। मैं अप्रिशिएट, बड़े बाप का बड़ा बेटा है, बड़े दरख्त के साए में घूमकर मैं भी इस चीज से सफर करता रहा। वो अपने आप ने उसने अपनी जो साख बनाई है, इसके लिए भी इसको एक्नॉलेज करना चाहिए, मगर ये बात नहीं है। अगर वो कर रहा है तो आपके यहाँ पे बीच में आके गंदी सी चाय और मेरे से गंदी सी किताब लेने के लिए और उसे तालियां, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर चूल्हा नहीं चलता घर जाके, ईमानदारी का क्या फायदा है? ईमानदारी का क्या फायदा? मैं आपको मैं नहीं तो है यहाँ पे मौजूद है, डाकुओं के पास है यहाँ पे ज्यादा मुकदमे मौजूद है। ये बताइए क्या क्यों बताए? इखलाकियात, देखिए इखलाकियात की चीज आप सही कह रहे हैं, मगर सच्ची बात ये है
कि कोई क्यों आके वकील को गोली मारता है। सच्ची बात ये है, इस प्रोफेशन के अंदर आपको चंद चीजें देखने की जरूरत, ये आपकी प्रोटेक्शन के लिए है। आप डन समझने की ये जरूरत है। आप नारे तो मार लेते हैं काला कोड की तकद्दुस और ये और वो वगैरह, बट हरकत के अंदर भी दिखाने की जरूरत है। ये पैसे कमाने का जरिया नहीं है। इस प्रोफेशन के अंदर अगर आपने ईमानदारी से खड़े होना है, अगर आप फॉर एग्जाम्पल उज़ैर भंडारी या आप इमरान खान के घर से निकलते हैं मुकदमा डिस्कस करके, तो चुप के ले जाती है पुलिस। आप खड़े होते हैं किसी जाबिर के खिलाफ, आप खड़े होके उसको कहते हैं नहीं इस तरीके से, तो मैं आगे वो गोली मार देता है। अगर तुम कमजोर हो, अगर तुम डरू हो, अगर तुम सही चीज के साथ नहीं खड़ा हो सकते, तो जाओ यार। नाचने वाले बंदर भी डुगडुगी पे नाचता है। आपके और बंदर के दरमियान कोई फर्क होना चाहिए। बात यह है, ये दुनिया का सबसे अच्छा प्रोफेशन है। इस प्रोफेशन को घटिया लोगों से पाक करना है। इस प्रोफेशन के अंदर आपने प्राइड लेनी है अपने काम और अपने किरदार से। रोज सुबह अगर अगर तुम्हें डर लगा हुआ है आज आगे किसी ने गोली मार देनी है, या अगर तुम्हें ये डर लगा हुआ है कि पैसे ये हो गए, मैं फड़ा जाऊंगा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जीने का क्या फायदा। मगर अगर आप प्राइड के साथ सामने खड़े हो, किसी गरीब के लिए खड़े हो, बात ये सवाल ही मेरा गलत था। ये वकालत प्रोफेशन के बारे में है ही नहीं, अगर पैसे के बारे में है ही नहीं। मेरे लिए आसान चीज आप कहेंगे वो मोहम्मद साहब तो आप तो तीसरी पोस्ट के हैं वगैरह, बट ये सवाल आपको खुद करना है, अपने आप से पूछना है कि भाई आप क्यों हैं, आप क्यों निकल के जा रहे हैं। बीवी से अगर झाड़ें पड़ रही हैं और ये जो सारी की सारी चीजें हैं, बट आप हलाल कमा रहे हैं, उसमें अगर आपको वैल्यू मिलती है, आप किसी कमजोर के लिए खड़े हैं, आप आगे जाके पढ़ेंगे कितनी फीस आप चार्ज कर सकते हैं, तो गरीबरे को आपने नहीं करनी ज्यादा फीस चार्ज, उसके मुकदमे भी लेने। मेरे 60% मुकदमे मुफ्त होते हैं। ये आपकी प्रोफेशन एक इबादत के लेवल के ऊपर अगर आप टेक करेंगे, ये मॉरल बंदों का है, वरना ये प्रोफेशन हमने बहुत रौंद डाला है बड़े आदमियों का। बड़े आदमियों के बारे में बात कर लेते हैं, चले आज ये चंद तस्वीरें हैं जो उसको कहते हैं इस प्रोफेशन के अंदर है। तो मुझे इनका बता सकते हैं उल्टे आदमी को कौन पापा जी क्या थे? वकील थे, बैरिस्टर थे, उसके साथ कौन है आजम करके? इन दोनों ने क्या किया? वकालत की मगर और क्या इन्होंने चीज किया? एक गोरा जो के यहाँ पे कब्जा करके बैठा हुआ था, कोई जंग नहीं की, वकील थे, इनके पास सारे गुण मौजूद थे, कानूनी जंग लड़के हम गांधी ने थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह भी किया सारे का सारा, उसके साथ अंग्रेज को कंपेल किया कि वो छोड़ के जाए। बड़ा आदमी दुनिया का नक्शा बदल डाला। आप इस लेवल के हैं, आप इस लेवल के नहीं है कि थले पे के जी डन करो और बीच में बैठ के कागज बदल दो, बेवाओं के उसके ऊपर प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जे कर लें, प्रॉपर्टी कब्जा माफिया वगैरह के साथ बैठ के रात को आप बड़े बीच में करें। आप इस कौम के हिस्सा है। So, बात यह है कि टेक प्राइड इन दिस सेल्फ वगैरह में। आई नो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, नसीहत करने के लिए प्रोग्राम नहीं है, लेकिन अपने आप को करो। अगर कायदे आज़म बनना तो बनो, अगर बदमाश बनना तो भी बनो, मैं भी नहीं रोक सकता, नहीं पकड़े जाओगे। दूसरी चीज, उसके साथ कौन है? एक और बंदा बीच में बैठा, उसने क्या किया? इसलिए मशहूर है इब्राहिम लिंकन, उसको गोली मार दी थी किसी ने एंड में। उसने क्या किया? एक अमेरिका का प्रेसिडेंट था, वकील था, एक ऐसे घर से आया था जहां बिजली भी नहीं है कि देहात के अंदर से लकड़ियां भी खुद काटा करता था। इब्राहिम लिंकन है, वकील था, वकील बना और वहां से आके अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के बाद सिविल वॉर का अमेरिका का सबसे जबरदस्त इसको प्रेसिडेंट तस्वर किया जाता है, क्योंकि वो मुल्क टूट रहा था। 71 में अगर कायदे आजम होते तो शायद ना टूटता। और लोग यहाँ पे बीच में जो बैठे हुए थे सियासतदान, अगर आप होते तो दो टुकड़े हो गया। वो हर दफा अभी भी ये बताते रहते हैं कि सारे के सारा कानून में, आप कानून के तहत, क्योंकि आप जानते हैं आप लोगों को उनके हकूक देते अगर,
वो आपको नहीं छोड़ के जाते। आप ये सुनते रहते हैं फलां बंदा बलूचिस्तान ले जाएगा, फलां बंदा केपी के ले जाएगा, पंजाब जाके सिख ले लेंगे और ये करके वगैरह। ये है इस मुल्क को बियॉन्ड ये आपकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने करना है। एक एग्जाम्पल इब्राहिम लिंकन का, कालों को उसने उसके हकूक दिए, सारी दुनिया एक साइड के ऊपर बैठी हुई थी कि स्लेव है साढ़े किस तरीके के नाम, उनके बच्चे उनकी जनरेशन सारे के सारे इसको वहां पे करते हैं। मरना तो हर बंदे ने बीच में, इसका वहां पे मुजस्मा मौजूद है। आप न्यूयॉर्क वहां पे जाए सारे के सारे, उनको एक्चुअली काले अपना बाप मानते हैं। वकील था, कायदे आजम वकील है, रहमतुल्लाह अलैह इसलिए उनके नाम के साथ लगता है, नॉन वकील किसी सियासतदान के साथ नहीं लगता। अल्लामा इकबाल वो भी वकील थे। ये एक साथ कौन सा जो 34 खड़ा हुआ है? हाँ सॉरी, आवाज नहीं आ रही मेरी, इस कान को हटाना ही पड़ेगा। आप बोले कौन है? नेल्सन मंडेला है। इसके साथ क्या हुआ? ये भी वकील था, पॉलिटिशियन था, 28-38 साल जेल में बंद रहा और साउथ अफ्रीका वाले इसको अपना बाप मानते हैं। इसने कुर्बानी दी, कानून के ऊपर खड़ा हुआ, सजा वगैरह पूरी मुकम्मल भुगती। वकील है, आपका रिश्तेदार है इस प्रोफेशन के अंदर। ये नीचे वाला, ये बाकी वाले बंदे कौन है यार? ये वाला ये अगर कोई कहेगा तो मैं उसकी बड़ी तारीफ करूंगा। हाँ, मार्टिन लूथर किंग नहीं, फर्क है। इसका नाम है थरकुट मार्शल, अमेरिका का पहला काला काला सुप्रीम कोर्ट का जज था। उससे ज्यादा जरूरी है कि इसने अमेरिका में एक मुकदमा जीता था, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, जिसमें यह एस्टैब्लिश हुआ था कि काले बच्चे भी सफेद बच्चों के साथ एक ही स्कूल में, अच्छे स्कूलों में पढ़ सकते हैं। एक मुकदमा जीतने के बाद इस बंदे ने पूरी सोसाइटी बदल डाली। आप इस कौम से ताल्लुक रखते, ये कौन है यार? ये मैडम कौन सी है जो सारी उनको आप नापसंद करें। कोई फतवे उनके ऊपर पास करता था, मेरी लीडर थी, मेरे से ज्यादा दलेर थी, और वो उनकी सबसे बड़ी अजमत की चीज ये थी, वो गरीबों के लिए खड़ी होती थी और हकूक के लिए खड़ी होती थी। फौत हो गई, अभी भी याद है। वो तो हर बंदे ने होना है, अगर याद रहना है तो किसी कोई पॉजिटिव चीज करके जाए। इसलिए ये कौन है यार, ये जो इतने ज्यादा बंदे लगे हुए जिनकी तस्वीरें? हाँ जी, ये कौन है? हाँ, तो इनके साथ क्या हुआ था? क्यों मैंने इनकी तस्वीरें? हाँ क्या कराची में कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था? कोयटा के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट के शहीदान हैं ये कौन थे और कहां पे किस तरीके से शहीद हुए थे? कोई बता सकता? सारी बार की आपकी जो टॉप 3 सारे के सारे ये थे। बात सीधी सीधी ये है, आप ये एक कम्युनिटी है, आप यहाँ पे बीमार होते हैं, आपके जनाजों पे, आपके खानदान के जनाजों पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके फेसबुक पे आपकी कम्युनिटी अफसोस करती है और जनाजे उठाने के लिए आती है। ये एक ब्रदरहुड है और हम एक्चुअली एक बरादरी हैं। ये लोग जो शहीद हुए, ये वहां पे एक उनका बार का लीडर मर्डर शहीद हुए थे, वहां पे अस्पताल गए, वहां पे इनको टेररिस्ट ने टारगेट करके इनके दरमियान बॉम्ब ब्लास्ट किया और सारे शहीद हुए। कीमत अदा करनी पड़ती है, हर बंदा एंड में मरता है, मगर शेर शेर की तरह मरता है, बाकी अस्पताल के अंदर जाके मरते हैं। ट्रेजेडीज बहुत यहां पे हैं, बहुत जुल्म और बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि अब क्या पड़ी हुई थी टेररिस्ट को कि वकीलों को टारगेट करे? क्योंकि आप बीच में जागते हुए आप इस कौम की कॉन्शियस हैं, ठीक है? सियासत के लिए नहीं आप मौजूद, आप इस कौम का एक्चुअली ज़मीर है, बनाया इसने, ख्याल इसका, तसव्वुर पाकिस्तान का उन्होंने दिया।
इसलिए फिर दोहरा रहा हूं, अपने आप को इस लेवल पे रखें। अगर इधर रखना है, रोजी रोटी कमाई पे करना, तो मैं आपको नहीं रोक सकता। दिस इज द स्टैंडर्ड दैट यू हैव टू यूज, और ये आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, रोज पूछना पड़ेगा। और मैं आपके सामने कसमन कह रहा हूं, मैं तीसरी पुश्त का वकील हूं, मेरे वाले साहब नहीं चाहते थे इस प्रोफेशन में मैं आऊं, मैं लड़के आया हूं इस प्रोफेशन में। वो कहते थे तू बड़ा धीमे मिजाज का है, तेरा नहीं यहाँ पे गुजारा होगा, तू नहीं चल सकेगा। उनके वालिद साहब भी बीच में जज थे सुप्रीम कोर्ट के, जिस वक्त वो वकालत वगैरह कर रहे थे, तो उनको भी काफी बीच में सुननी पड़ी। बट मैं लड़के आया हूं क्योंकि मैंने उनको देखा है किस तरीके से वो काम वगैरह करते हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ, अल्लाह मियाँ की नेमत है वकील होना। मैं अगर बैंकर होता तो मेरे से दफ्तर से ना निकला जाता, बिस्तर से ना निकला जाता रोज सुबह, कि फिर वही चीज, फिर वही चीज, फिर वही चीज, फिर वही चीज। रोज हमें पैसे मिलते हैं लोगों के हकूक को रिप्रेजेंट करने में, मुफ्त में कर दूं। पैसे मिलते हैं किताबें खोल के पढ़ने के लिए, जो हम आज तैयारी करेंगे वो मैं मुफ्त में कर लूं। किताबें पढ़ने का मुझे बड़ा शौक है। चीजें सीखने के लिए आपको लोग पैसे देते हैं कि भाई हमारी जुबान बनाओ, फर बोलने के लिए आपको देते हैं। मेरे से 2 लफ्ज नहीं बोले जाते थे, आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। मेरी टांगे कांपती थी, आज भी शायद कांपती हैं। इस प्रोफेशन ने मुझे इतना दिया है कि मुझे बेहतर, आप मेरी अगर तारीफ करते हैं, यहाँ पे ये तारीफ कर रहे हैं, आप बीच में कर रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं, ये प्रोफेशन आपको यहाँ पे ले आता है। अपना हिस्सा डालो इसके अंदर, ये करो। तो मैं फिर बार बार ये कह रहा हूँ, मेरा मकसद यहाँ पे आना ये है कि आप कह सकते हो यार बर्गर वकील आया है, इसको क्या बीच में पता हमारी तकलीफ वगैरह का, ये तो 30 से ज्यादा है, 3 साल के ऊपर बीच में तीसरी पोस्ट है यहाँ पे मौजूद। बट मेरे पास एसोसिएट्स भी बहुत निकले। और रियलाइज आप ये नहीं करते कि जो आज पाकिस्तान का जो लॉ सेक्रेटरी है, वो मेरे दफ्तर से लड़का, आई थिंक जेलम या चकवाल से था, राजा नहीं आया, पाकिस्तान के हाईएस्ट होते के ऊपर भी बैठा हुआ। आजम नजीर तारड़ साहब किधर से आए हैं, उसको कहते हैं वानी के तारड़ से आए हैं। कि लॉ मिनिस्टर है, वो बन सकते, तो आप क्यों नहीं बन सकते? कानून इज अ वे बाय विच यू कैन एक्सेल इन योर लाइफ, बट कॉम्पिटेंट होना चाहिए था। वेले वकील नहीं कोई उधर जाके आप कर सकते, आप जितना मर्जी बोले आपको नहीं है वगैरह, लेकिन बंदे को अगर काम आता है तो उसकी वैल्यू है, आपके काम से आपकी वैल्यू है। नहीं काम करना आता, नहीं बीबीसी कीता, नहीं पढ़ना आता वगैरह, वैसे दो डन वगैरह करेंगे तो वो डन वाले मुकदमे ही होंगे। जब बड़े लेवल के ऊपर जाएंगे ना, कहेंगे वो साइड के ऊपर क्यों। आप बीच में बेशुमार बीच में इमरान खान साहब ने उसको कहते हैं ये मियां नवाज शरीफ के वकील को क्यों एंगेज किया? उनके पास पीटीआई में बहुत ज्यादा वकील थे, ख्वाजा हारिस साहब को करने की क्या जरूरत थी? आप लतीफा वगैरह बीच में बना रहे हैं और बेशुमार कर रहे हैं। उस बंदे की काबिलियत है, मुंह मांगे पैसे इसलिए मिलते हैं। ख्वाजा हारिस साहब का वो रिश्तेदार नहीं है जो उन्होंने पकड़ के उसको ये किया, उसकी काबिलियत पे करते हैं, क्योंकि काबिलियत दिखती है। अपने आप को काबिल बनाएंगे आप, जरूर देखेंगे। नहीं बनाएंगे तो ठीक है, फिर वो डन वाले मुकदमे होते हैं, जो छोटे मोटे मुकदमे होते हैं, आपको अपने नारे मारने के लिए तो इस्तेमाल करते रहेंगे सारे, क्यों ना करें? आप उनके लिए सारे के सारे करते हैं, आप उनके साथ जाके सेल्फियां उतारते हैं, आप अपनी डिग्निटी नहीं रखते। आपका जो लीडर आता है यहाँ पे नैब कोर्ट के अंदर, मैं किसी सारे धर्मों की बात कर रहा हूँ, तो आते हैं आप उसके साथ यूं करके सेल्फियां उठाते हैं, आपकी किस तरह डिग्निटी पाई? बंद रहेगा, उसी बंद रहेगा। यूनिफॉर्म पहन के आप बीच में पकड़ते, कोई अपने सर के ऊपर, ये वाली चीजें हो गई। बट ये कौन है यार, ये मुझे बताएं, एक कौन दे दो बंदे हैं? हाँ, जॉर्ज बुश नहीं है तो एक लेफ्ट वाला कौन है यार? अमेरिका का सदर था, काला सदर है जिसको इम्पीच किया गया, रिचर्ड निक्सन। गलत काम करने पे और हराम करने पे अगर कोई आए तो फिर वकील से भी कोई पीछे नहीं है, क्योंकि आपको ब्लैंक कागज के ऊपर आपकी बेबाएं अपने अंगूठे और दस्तखत करके दे देते हैं। ये चीज आपको रियलाइज करने की जरूरत है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। और अगर इनडिग्निटी का किसी को किया जाता तो वो भी वकील है। रिचर्ड निक्सन बतौर सदर निकाला गया था, रिजाइन करके गया था,
वाटरगेट स्कैंडल हुआ था, उसके साथ ये लेफ्ट दाएं हाथ के ऊपर पाना मस्कीन सा बेचारा हुआ और लग रहा है। ये बंदा डोनाल्ड ट्रंप का वकील था, अभी छूट के आया जेल से 2 साल के बाद। करने का मैं फिर ये कह रहा हूं, गलत चीजें करने के ऊपर आप आए तो फिर वकील साहबान से भी बीच में कोई नहीं है, और आपको अपने आप को, आपकी बहुत एक्सपोज्ड पोजीशन है, बच्चों वाला खेल नहीं है। अपना दामन भी बचा के लेके जाना है, इसलिए आपने पार्टी नहीं बनना, राइट। अब ये कौन है यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है बीच में पकड़ के, इसके हाथ में, बंदे के हाथ में क्या है, किताबें हैं? ये फेक तस्वीर है, एडिट की गई। तो चलो ये वाला, ये इस ट्रक के ऊपर जो चढ़ के डांस कर रहा है, ये क्या है, ये भी फेक है। मैं मौजूद था वहां पे, मैंने बीच में, मैं मौजूद नहीं था, मैं कहता ना जाओ। नहीं तो अमी लतीफा भी आप कह सकते हैं, मेरे नजदीक दूर पड़ने का मकाम है। ये आपने एक अस्पताल फतह किया था, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पे जब आप गए थे। बात ये है, सीधी सीधी आपस में बैठे हुए सारे के सारे वकील, यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि जी हुआ क्या था, जिस चीज के ऊपर हमने जाके ये आग लगा दी थी, क्या हुआ था? एक डॉक्टर ने बदतमीजी, डॉक्टर नहीं था, स्टाफ का बंदा था, किससे की थी? नहीं, वो तो बाद में आया था ना, एक शुरू में बात कहां से हुई थी? हाँ चलो लॉयर था, चलो मान लेते हैं, फिर उसको लॉयर भी बीच में मान लेते हैं, आपका भाई था। वहां पे जाके उसके साथ एक स्टाफ वाले ने तू मैं की थे, वकील साहब इतने बीच में, हम सारे भाई इतने गर्म हुए, चूड़ियां दिखाई गई यहाँ पे कि हमने जाके एक अस्पताल फतह कर लिया, राइट। और बड़ी बात, अभी भी आज भी हमारे माथे के ऊपर ये काला दाग है, डब्बा है, कोई नहीं भूलता। दिस इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। वकील ठंडा होता है, वकील गरम नहीं होता। और आप ये जो आपने यहाँ पे रीत डाली हुई है ना, कि नारे मारो चढ़ जाओ, आप यूनियन नहीं है भाई, आप कोई यहाँ पे फौज वगैरह नहीं, बीच में चीजें फतह करने के लिए नहीं बैठे हुए। अगर उस बंदे ने वकील साहब के साथ की थी तो क्या उसके खिलाफ बन सकती है कोर्ट के अंदर? भाई से भाई स्पीक करो, हद के इज्जत का करो, जो आप रोज करते हो। आपसे ज्यादा पावरफुल कानूनी बंदा है क्या? मुझे ये नहीं समझे कि हम एहतजाज रजिस्टर करने के लिए जा रहे हैं वहां पे, ऊपर अमन एहतजाज करेंगे और हम वहां पे बीच में जाएंगे। एहतजाज रजिस्टर करवाने का क्या अस्पताल के साथ एहतजाज करने जा रहे हैं? कभी हम पुलिस के ऊपर जाके चढ़ाई कर देते हैं, कभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। ये सवाल आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे लीडर बनना है। बकरी भेड़ बकरी बनने के लिए आप नहीं यहाँ पे आए कि नाल लग के जी चढ़ाई कर दो। और कहने को तो वकील किसी हम इतने पावरफुल हैं कि हम किसी गलत चीज को भी हम घुमा के कह सकते हैं, नारा बड़ा आसान से बन जाता है। वकला की डिग्निटी के लिए, आपके लिए हम घर आके करेंगे, ये करेंगे। ये जो गोलियां चला रहा है ना बंदा, इसने फिर बाद में 2 मर्डर भी मेरे ख्याल में किए थे यहाँ पे सेशन कोर्ट की बेसमेंट में। वीडियो से उसके रिकवर हुए थे, वीडियोस वगैरह। तो क्या ख्याल है, इसको सजा उस टाइम पर देनी चाहिए थी कि नहीं देनी चाहिए थी जब ये गोलियां चला रहा था? बट आप प्रोटेक्ट करते रहे क्योंकि आपका दोस्त है, क्योंकि आपके साथ वकालत करता है। सो वंस अगेन आपको एक ऊंचे मॉरल लेवल के ऊपर अपने आप को लाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज है। आप कह रहे थे ना डॉक्टर है कि, और ये सारे का सारा, तो ये बता दो ये क्या यार, ये न्यूज लाइन अखबार का है, ये मैंने संभाल के रखा था। ये जो आया था आपके प्रोफेशन के बारे में, जिस प्रोफेशन में आप आ रहे हैं। अगर आपको नहीं पसंद तो मजाल है कि किसी बंदे ने डेफेमेशन का दावा करने का सोचा हो। जेडी चीज कर सकते हो तो नहीं तुसी कर दे, कहते हो नहीं जी मैं मसल शेशन उठाने और वहां पे जाके हमने दहशत फैलानी है, तो ये तो नहीं होता। So, ये मॉरल, और ये सबसे ये चीज है यार, ये लिखा ओनली लॉयर्स एंड पेंटर्स कैन टर्न व्हाइट इनटू ब्लैक, की आपकी पावर है। और सच्ची बात है, मैं आपको एमए बीच में नहीं है, मेरा मकसद यहाँ पे आपके आपको टर्न करना नहीं है। मेरा मकसद आके आपको ये कहना है कि भाई अपना स्टैंडर्ड ऊंचा करो, क्योंकि तुम्हारे से बेहतर इस प्रोफेशन, इस दुनिया में मैं बंदे गिनवाए हैं। दुनिया के अंदर जिन बंदों ने नक्शा बदल दिया वो आप में से ही थे। एब्राहम लिंकन आपसे ज्यादा गरीब बड़ा था,
आप कर सकते हो तो कोई क्यों नहीं कर सकता? आगे आपके बीच में मर्जी। ये क्या चीज लगा हुआ? ताले ताले की मैंने क्यों तस्वीर लगाई हुई है यार और पार्क के अंदर लगाई है? क्या क्या चीज होती है? कौन सी लॉ की कौन सी प्रोविजन के अंदर लिखा हुआ है? आपने तो पढ़ा है कैनन द प्रोफेशनल एथिक्स। कैबिनेट का क्या तालों की मशीन तक उनकी फैक्ट्री है? तो तुम्हारा उसके बारे में क्या ख्याल है? मुझे ये बताओ, उस दिन तुम्हारा मुकदमा था, क्लाइंट ने तुम्हें पैसे देने थे और तुमने सारे के सारे, उसने तो लगा दिया बीच में ताले का। आम भेड़ बकरियां जो कि बीच में पकड़ के और ये करके ताला लगाने की क्या जरूरत है? किसके तक ताला किसके लगाते हैं? किसी बदमाशों के खिलाफ लगाते हैं? हाँ, सूफी साहब तो अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ कि वो हाईकोर्ट के गेट की चूड़ी पकड़ के उन्होंने फेसबुक के ऊपर लगा दिया और वो अपने आप को उसको समझ रहे थे कि बड़ी अचीवमेंट है कि हाईकोर्ट का उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। आपके सामने राना से मेरा दोस्त है, अभी उसकी कॉल आई थी, मैंने उससे बात की, माना कि वो ऑपोजिट साइड के ऊपर है, माना कि मेरे सबसे ज्यादा मेरे से लड़ाई होती है, लेकिन उसके लिए यहाँ पे भी खड़े होके बात वगैरह की। मगर जिस दिन वो गेट के ऊपर, हाईकोर्ट के गेट के ऊपर करके ये करना उसने शुरू कर दिया, मैंने कहा था मैं आऊंगा और मैं आ गया हूं यहाँ पे, वो लिमिट तमाम क्रॉस हो जाती है। यहाँ पे अगर फॉर एग्जाम्पल आपको जज आपके साथ ज्यादती करता तो ताला लगाने का क्या कॉन्सेप्ट? अपील करो, नौकरी से निकलवाने के लिए उसके अगेंस्ट वैसे मूव वगैरह कर दो। हाथापाई का किस उठा के आप पीटना शुरू कर देते हैं, ये वो वगैरह, मुझे तो इसका कुछ समझ आया। आवाज ऊंची करो। अगर नहीं करेंगे, मुझे एक ही बता दो कि जज के साथ लड़ाई करने के बाद तो आपने एक सेकंड, पहला सवाल ठीक है मुकदमा था, चलो ठीक है, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं आके यहाँ पे सिविल कोर्ट के अंदर, कि मेरा भी बड़ा दिल चाहता है कि मैं उठा के जज के सर के अंदर कुर्सी मार दूं जब नजर आ रहा होता है कि वो मुकदमा खराब कर रहा है। मगर क्या मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही मुकदमा करना है? अगर यहाँ पे यूनियन बाजी है तो वहां पे भी यूनियन बाजी है। आपके ख्याल में आपको स्टे, आपको ये जो सारी की सारी चीजें हैं, एक ही मुकदमे के अंदर अपना करियर अपना नया नया खत्म कर देना? बात यह है जो मैकेनिज्म आपको मौजूद है, यू आर नॉट सपोज टू गेट इन्वॉल्व इन द केस। अतलालम सर, यू आर नॉट सपोज टू डू डन इन द केस, यू आर नॉट सपोज टू, आप प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ेंगे तो आपका कोई मुकदमे में इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, हिस्सा आपका नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं, मुझे नजर आ रहा है यार बीच में कि मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल जलता है कि मैं जाके करूंगा, मगर बुजुर्गों ने नहीं किया, वो अपील मौजूद है। माना कि वो मुकदमा मेरे से लेके किसी बड़े वकील तक पहुंच जाएगा कि अहमद साहब आपसे ये हैंडल नहीं हो रहा, माना कि यहाँ पे बहुत बीच में नेगेटिव चीज है, सदर आ जाता था, मुकदमा फ्लप छाल मार के सदर का छोटा होके बीच में खड़ा हो जाता तो मुकदमे के अंदर पट्टा मारा जाता है, सारे का सारा नजर आता है, खराबियां बहुत ज्यादा। बट फिर आपसे मैं पूछ रहा हूं, आपका क्या काम ताला लगाने का, या उसको कहना कि सही है गलत है? नहीं करते। देखो अच्छी बात यह है, इसके खिलाफ जब आप अपील जमा करवाओगे ना, एक फॉर एग्जांपल बड़ी नजर आ रहा है कि करप्ट चीज है, जज ये उसने फैसला किया, अगर आप अपनी अपील के अंदर ये लिखोगे ना कि जी होल्ड किया जाए कि जज साहब करप्ट है, दूसरी पार्टी के साथ मिले हुए थे, ये था वो था वगैरह, देन यू आर अ स्टूपिड लॉयर। व्हाई? बिकॉज आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर वाला जज विदाउट लुकिंग एट एनी एविडेंस और एनी प्रूफ, जज ये बीच में जाके कहे कि वो फाइंडिंग रिकॉर्ड करेगा कि जज मिले ऐसी दूसरे नाम। अच्छा, इंटेलिजेंट लॉयर क्या करता है कि जो उसकी इलीगैलिटीज है इस तरीके से पॉइंट आउट करता है कि ऊपर का हाईकोर्ट का जज फिर कहता है लगता है जज मिला हुआ था, लगता है जज किसी और वजह से किया, और स्ट्रिक्चर्स पास होते हैं। वंस अगेन, शतरंज खेलो, लूडो ना खेलो बीच में पकड़ के कि जी ऐ करके वगैरह सारा। बात ये है, आपको पैसे इस चीज के लिए नहीं मिल रहे कि आप ताला लगाएं और आप लड़ें और आप ये सारा करें। आपके लिए ये है कि आप इलीगैलिटीज पॉइंट आउट करें। मेरा अगर तो ठीक है यार, फिर दुकान बंद करो, घर चले जाओ। मुझे भी पता है कि बड़ी चीज है, मेरे साथ काफी बंदे आए थे, तंग आके भाग गए, सिस्टम टूटा हुआ है, सिस्टम में गंद है। अपना दामन साफ रख के यहाँ पे आपने रिलीफ हासिल करना, इसलिए आपको किया गया। जज दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, ट्रांसफर एप्लीकेशन, रेफरेंस बनाएं, डिले कराएं,
सीएम एप्लीकेशन देंगे किसी और के पास ट्रांसफर हो जाए। आपको किस चीज के लिए पैसे मिल रहे हैं भाई कि पहले दिन कुश्ती करने के लिए आप आए हैं? अब बात इसमें समझने की ये है कि अच्छा वकील ये चीजें करता है, टूटे हुए हालात के अंदर जीरो मुकदमात के साथ, कमजोर मुकदमात के साथ लड़ता है। ये आपका पर्पस है। और अगर की उस साइड पे आने ही क्यों दो यार जज साहब को, ठीक है? ये वाली चीज है। समटाइम्स आप करते हैं इसके ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ख्वाजा हारिस साहब ने वो जो जल्दी जज साहब ने किया, शायद उसका बेनिफिट अपील के अंदर मिल जाए। अ लॉट ऑफ टाइम्स अ लॉट ऑफ थिंग्स आप इसलिए करते हो, बट ख्वाजा साहब ने पकड़ के उसको तो नहीं पड़ गए ना। हाँ बोले गरजे वगैरह कि उसको किस तरीके से करें, ये इंटेलिजेंट लोगों का भी प्रोफेशन है। इस तरीके की चीजें आपको काफी ज्यादा बीच में और गुफ्तगू भी की जा सकती है। पर मैं फिर ये बता रहा हूँ, ये इतना जबरदस्त प्रोफेशन है कि मैं रोज, अल्लाह मियां की देन है कि मैं रोज सुबह बिस्तर से निकल आता हूँ, शौक से आता हूँ, रोज मुकदमा मजे से करता हूँ और मुझे पैसे मिलते हैं यार। कमाई होती है लोगों की मदद करने के लिए। और आपको भी इसके बारे में, अगर इस प्रोफेशन के बारे में इस तरीके से सीखेंगे, आप कह सकते हैं दिल में कि लगाया यार मेरा वक्त जाया कर रहा है, मैंने कर जाना है। बट ये अगर आप इस प्राइड के साथ काम करेंगे तो इससे बड़ी कोई नेमत है नहीं। और वकील को आप बीच में अप्रिशिएट प्रॉपर्ली अगर आप करेंगे तो ये बड़ी अच्छी चीज है वकालत। और भी यार इसके अंदर काफी नुक्ते वगैरह हैं, ये तो आपको सारे पढ़ाए होंगे प्रोफेशनल एथिक्स वगैरह के बारे में। इसके अंदर ज्यादा डिटेल के अंदर हम नहीं जाते। ये कौन है यार? कॉन्डक्ट इन रिगार्ड्स टू अदर एडवोकेट्स, ये क्या हुआ था? नहीं 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 नहीं, आपस में एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तो याद है कौन वकील था? मेरा दोस्त ही है, वो पीआईसी के अंदर भी था, वहां पे यूं करके उसने की तस्वीर लगाई हुई थी। ये कौन से वाले केस के अंदर हुआ? तो अब कहाँ पे? क्यों नहीं? ये देख, उसको बरसना तो नहीं चाहिए और ये चीज वगैरह, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ ओवर डूइंग मत करो। ये भी जो आपके साथ वाला है ना, उसका भी कुपी का मुकदमा नहीं है, इसका भी नहीं। यहाँ पे हम रोज सेशन कोर्ट आते हैं, किसी के गले पड़ा होता है तो मेरे जाती मुकदमे में मेरे खिलाफ पेश हो रहा था। अव्वल तो जाती होता नहीं, अगर होता भी है तो क्या? वालिद साहब के को यहाँ पे मेरे जब मौजूद थे तो बेशुमार कराड़ा भी एक जमाने में काफी बीच में पड़ा, बेशुमार एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट सामने हुए, आप रोज मिलते भी थे कि डॉक्टर साहब ने मेरे हमारे साथ बहुत ज्यादती की, मगर अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। वो अपना काम कर रहे थे, मेरे से उसकी कोई जाती दुश्मनी वगैरह नहीं थी। हमारे प्रॉपर्टी के मामलात वगैरह होते, मेरे खिलाफ वकील पेश हो रहा था, सो व्हाट यार? अगर मन को करके भी करे तो सो व्हाट यार? अगर कोई बना के भी मुकदमा नहीं बन रहा है तुम्हारे खिलाफ, सो व्हाट यार? वकील है तो सही, ठीक है, उसका लाइक अगर कोई गलत चीज कर रहा है, जब मिसकॉन्डक्ट कर रहा तो लाइसेंस कैंसिल करने की एप्लीकेशन दे दो। उसको मारने की क्या जरूरत है भाई? ठंडे बंदे का प्रोफेशन है, ठंडे बंदे का प्रोफेशन है जो कि तबीयत साफ कर दे। तक आपके पास इतनी पावर है कि आप पुलिस वालों को वेला करा सकते हो भाई, एक करके आप प्राइम मिनिस्टर को वेला करा सकते हो भाई, सारे का सारा। बट मामला बार बार ये कह रहा हूं कि कानून इस्तेमाल करना है, इसके साथ आप जाति भी बड़ी कर सकते हो। इसलिए आके कोई बंदा आपको गोली मारता है कि आपने जाली मुकदमात की भरमार मार दी, आपका ये खानदान के अंदर एक बंदा बैठ के किसी फैमिली में कसूर आप जाए, सबसे पहले वो फैमिली के अंदर अगर कोई वकील है उसको गोली मारते हैं, क्योंकि उसने 15 मुकदमे बनाए होते हैं, हर दफा वो थाने में बुलवा लेता है, हर दफा। हाँ, इसमें ज्यादती भी बहुत ज्यादा हो रही है और कई वकीलों के साथ मर्डर भी बिल्कुल गलत हुआ है। वो अपनी फैमिली का मुकदमा लड़ रहा था तो बदमाशा ने आके मार दिया, वो अलग चीज। मैं गलत ये नहीं बता रहा, मैं कह रहा हूं कि आपके पास एबिलिटी टू ओवरडू बहुत ज्यादा है कि उस बंदे को के साथ जब आप पार्टी बनते हैं, आपको दूसरी पार्टी को के मुंह लगना ही नहीं चाहिए। ये अपने पल्ले बांध लीजिए, ना आपने उसके साथ ज्यादती करनी है, ना आप अपनी पार्टी के बंदर हैं कि डुगडुगी वो बजाएगा आप नाचना शुरू कर दें और उसको पंजे मारना शुरू कर दें। यहाँ पे है, अभी मैं एक कंप्लेंट बीच में देख के आया, वकील साहब की जाली डिग्री है,
ना सिर्फ जाली डिग्री नहीं है, नौकरी करते हुए उन्होंने डिग्री हासिल की। डिग्री इसलिए जाली है कि क्लासेस तो उसने क्लियरली अटेंड नहीं की क्योंकि उसको वो बैठक कर रहा था। उसके बाद उसने वो वकील साहब ने जिस कंपनी में काम कर रहा था उसी के ऊपर जाके पर्चे करवा लिए और अपने लड़कों के साथ यहाँ पे जब सेशन कोर्ट को आता है उसका बॉस आया उसको पकड़ के पिटवाया। वकील साहब ने ओवरटर्न वगैरह की, वहां से ये बात पॉइंट आउट हो गई कि वकील साहब तो नौकरी कर रहे थे जिस वक्त उन्होंने लाइसेंस हासिल किया और एक झूठा एफिडेविट किया। अब वकील साहब में पर्चा होगा। चीजें फिर ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास मुकदमा, आपके पास वो सारे के सारे आएंगे जिसमें मामलात इतने खराब हो चुके हुए कि अब कोर्ट में आ गए, पारे ऑलरेडी हो गए, घर में कसूरमुखी ऑलरेडी हो चुकी हुई है, तो अगर आप अपने अंदर उसके अंदर लावा डालना शुरू कर देंगे ना तो फट के आपके ऊपर ही गिरना है। ये चीज प्लीज यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स में, आई नो ये क्या नाम जो प्रोफेशनल एथिक्स है इस तरफ आ जाएंगे, ये चीज अपने पल्ले बांध रहे हैं कि डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप शेर हैं, आपने खड़ा होना है, आपके पीछे उस लड़के ने, ये लड़की ने खड़ा होना है जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं। मगर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप अपनी जाती उसको लड़ाई बना लें और उसमें शहीद हो जाए। ये लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी या फिर मुकदमा ही ना लें। पाकिस्तान के अंदर कानून के अंदर वो ये जो क्या नाम है प्रोफेशनल एथिक्स में आप पे छोड़ा है कि आपने मुकदमा लेना है कि नहीं। बाहर इंग्लैंड के अंदर मैं बैरिस्टर हूं, मैंने ओथ वहां पे ये लिया हुआ कि जेड़ा क्लाइंट मेरे पास आएगा, अगर इंग्लैंड में कर रहा होता उसको कैबरैक रूल कहते हैं, मैं मांग, अगर वो मेरी फीस दे सकता है तो मैं 100% बाउंड हूं, मैं ना नहीं कर सकता। क्योंकि इस वजह से वो इंश्योर करते हैं कि कमजोर लोग या जिनको जो इनोसेंट लोग हैं और जो नापसंदीदा लोग हैं उनको भी मिले। मगर पाकिस्तान में आपकी मर्जी, कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स में अगर डरते होते ना करो, जाओ बैंकिंग करो, जाओ कोई और चीज वगैरह कर लो। जो आपके टेम्परामेंट को चीज सूट करती है वो करो, जो आपके टेम्परामेंट को नहीं करती। अगर आपने गरीबों के लिए बीच में खड़ा होना है या मजलूमों के लिए खड़ा होना है तो फिर आप वहां पे बीच में खड़े होकर गरजें। फिर आपको कह रहा हूँ इस तरीके से, मैं हर लेक्चर शेक्चर कर रहा था, मेरा कोई मकसद वगैरह नहीं थी, इसी के ऊपर मैं बैठ गया। बट इश्तेहार आप नहीं दे सकते टिकटॉक पे मत। अच्छा मैं आया हूँ लाहौर बार में, वो बैठा हुआ यहाँ पे कि नहीं यार टिकटॉक के ऊपर गाने ना गाया करो यूनिफॉर्म के अंदर यहाँ पे आके हैं। ऐसे भी मौजूद है जो सिविल कोर्ट के अंदर डुएट कर रहे थे, दो दोस्त हैं वो सारे के सारे टिकटॉक के ऊपर बीच में बॉडीगार्ड्स के साथ भी ना आया करें। वो हर दफा मैंने बोलता है मियाँ, और भी बाकी सारी की सारी इसके ऊपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट बना रहे हैं। आपकी डिग्निटी आपके साथ है, अगर तो उससे आपकी कमाई होती। एक आपको लतीफा ही सुना देता हूँ। एक मोहतरमा थी जिन्होंने डुएट गाया यहाँ पे इसके ऊपर टिकटॉक के ऊपर। एक वकील साहब यहाँ पे सिविल कोर्ट के ऊपर थे, मियाँ साहब थे, और एक और उन्होंने गाना गाया है बीच में यूनिफॉर्म के ऊपर ना गाती हुई, वो बीच में फिर रही है हर जगह के ऊपर, और ये सारे के सारे बाल ये करते हैं। तो मैंने फेसबुक पे लगा दिया कि जी उनका मैंने नाम नहीं लिया, मैंने कहा टिकटॉक के ऊपर अगर इस तरह होता है वगैरह सारे का सारा तो उसको ये मेरे ख्याल में तो मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। जी आग लग गई कि जी ये किस तरीके से है। तो मोहतरमा खुद मेरे पास आ गई कि जी ये देखे ना, और मुझे कन्विंस करने के लिए कि अभी वो वकील नहीं बनी हुई थी तो कहती है क्लाइंट्स इससे बड़े मिलते हैं। ठीक है, वो भी आप उसमें भी हंसने की बात ही। मैंने कहा जी आपको नहीं करना चाहिए ये वो होगा। मैं लगा रहा घंटा, मैंने उनको चाय पिलाई और उनको कहा जी दीदी ये ना करें, आपके साथ भी मैं कोई घंटा भी जिस तरह बोल रहा हूँ ना। एंड में उठते हुए मुझे कहती है, मैंने कहा जी देखिए ये डिग्निटी के खिलाफ है, ये सोशल मीडिया के ऊपर ये नीड टू बी क्लियर ब्ला 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 लगा। तो एंड में उठते हुए कहती है कि सर एक चीज करवानी जी, कहती है मैं आपके साथ सेल्फी ले सकती हूँ। सर पढ़ के मैं जी घंटा भी जाया किया तो उनकी भी कहती है कि सेल्फी मैं ले सकती हूँ कि नहीं। देखो एडवर्टाइज आप अपने आप को नहीं कर सकते मगर अपनी कॉम्पिटेंस को कर सकते हैं। मैं कम से कम ये लिखता हूँ, अगर कोर्ट जाता हूँ, इस्लामाबाद जाता हूँ, ये मैं ये जो लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ मुझे क्या मिलता है, इसकी वजह से मुझे क्लाइंट्स काफी आते हैं यार। मेरे वीडियोस अगर मैं सिविल के अंदर दिखा रहा हूँ अपील कैसे होती है और डिटेल में 30-30 सेकंड के टिकटॉक में क्लाइंट देखता तो आ जाता, वो एडवर्टाइजमेंट के जुमरे में नहीं आता।
मगर अगर आप लिख के लगा देंगे कि आए मैं 5 दिनों के अंदर आपको कब्जा दिलवा दूंगा, बॉडीगार्ड्स के साथ खड़े होते, तो वो एडवर्टाइजमेंट आपका लाइसेंस कैंसिल होना चाहिए मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। ठीक है, आप स्माइल कर रहे हैं, आपका दोस्त तो नहीं है मियां साहब, पहले ही मैंने बोला रहता है वो आप हमारे खिलाफ हैं और ये है वो। तो अमेरिका के अंदर अलाउड है, ये इश्तेहार लगाओ, बेस्ट लॉयर इन लाहौर, इसको हमने नोटिस भेजा। ये इंग्लैंड अमेरिका वाले को हम भेज नहीं सकते, उसने कहा कि मिलियंस ऑफ डॉलर मैंने रिकवर करवाए और अपना नीचे मोबाइल फोन नंबर लिखा हुआ। अमेरिका में होता, मेरा एक एसोसिएट एलिजादी मुझे कह रहा था कि यार हमें अब रिवाइज करना चाहिए, हमें भी एडवर्टाइज करने की इजाजत होनी चाहिए। और एडवर्टाइज तो फिर और भी सर्विसेज हो सकती हैं यहाँ पे बीच में करके, वकालत की थोड़ी सी डिग्निटी मेंटेन होनी चाहिए। अब हो गया सर, ये नुक्ते हैं, ये तस्वीर है, टाउट क्या होता है उसके बारे में भी मैं देख रहा था, आपके पिछले लेक्चर में भी था। एक्स पार्टी कम्युनिकेशन, छुप के बीच में बातें वगैरह ना करें। मोस्ट ऑफ द डिसऑनेस्ट लॉयर्स आर द प्रोडक्ट ऑफ डिसऑनेस्ट क्लाइंट्स, द डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। क्लाइंट्स भी आपको करप्ट करने के लिए आएंगे, क्लाइंट से भी बच के नहीं, एक हद तक आपने साथ जाना है, बिकॉज जो बंदा आपको अभी इस्तेमाल कर रहा है वो आपको 4 दिनों के बाद जब मुकदमा खत्म होगा तो वो आपके खिलाफ 12/2 के अंदर एप्लीकेशन देगा कि यार मेरा वकील ही नहीं है, ये वकील साहब ने दूसरी पार्टी से मिलके फ्रॉड के अंदर ये सारे के सारा चीजें की हैं, क्योंकि उसको तो अपनी प्रॉपर्टी, उसने अपना घर बचाना है। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ क्लाइंट्स एज वेल। आप उनके साथ जिस तरीके से आपको प्रोफेशनल डिस्टेंस रखना होता है, उन्होंने आपको खरीदा नहीं है, आपकी सर्विसेज को डेफिनेटली खरीदा है, तो ये चीजें अपने पास, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। और ये चीजें बड़े एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलती हैं। क्लाइंट को सिर्फ अपने काम से मकसद है, ईमानदारी के साथ आप करेंगे तो बिल्कुल ठीक है, मगर ईमानदारी के साथ करते करते भी वो आपको रोक डालते हैं, बाद में 12/2 की एप्लीकेशन दे देते हैं, क्लाइंट मिल जाए इसी दूसरी पार्टी के नाम आपके खिलाफ, उसका काम नहीं हुआ तो वो आपके खिलाफ बीच में एप्लीकेशन दे देगा, कंप्लेंट जमा करा देगा कि जी इन्होंने मेरे साथ डन किया था, तो ये अब आप बार काउंसिल में आप उसकी मिलते कर रहे हो, अगर फीस वो वापस मांगे। होता है, होते हुए देखा, तो ये सारी चीजें देख लीजिए। यहाँ पे भी 2 मिनट के लिए रुकते हैं, कुछ सवाल हैं आपके प्रोफेशनल एथिक्स पे तो बताइए, फिर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेक्चर। कौन ऊपर जा, अल्लाह मियां के पास जा रहे हो ना, ये वो गोली भी लगती है कि तो तुमने काफी जनाजे नहीं उठा लिए पीछे, किसूर आप जाओ। हर दफा मैं जब मदरसे खाने के लिए वहां पे जाता हूँ पापा जी के पास, वहां पे, और ये सारे के सारे कोई ना कोई मर्डर हुआ होता है। बात यह है कि यार क्या ऊपर जाने वाला क्या मतलब, ऊपर जाने का क्या मतलब होता है? वो यही है ना, मैं किताबें भी वही कह रहे थे, किताबें ला के उठा के किताबें आप पढ़ भी सकते हैं, और मेरा लैपटॉप पर ये माइक ऊपर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, बट आपका सवाल क्या है? देखो, मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता, ये सवाल आपने अपने आप को पूछना है, राइट? मैं आपको कह रहा हूं कि यार मैंने लोगों को तड़पते हुए देखा है कि मैं की कर बैठा, मैं बार काउंसिल के अंदर हूं, मैं लोगों के मामला कर रहा होता हूं। जब हम नोटिस भेजते हैं लाइसेंस कैंसिल करने का या सस्पेंड करने का, वो रो रहे होते हैं यार, बड़े बड़े बुढ़े बुढ़े बाबे आके वहां पे, आप आओ तो सही है, सैटरडे को जो डिसिप्लिनरी कमेटी की हियरिंग हो रही होती है, आप वहां पे बाहर बैठ के देख लो, बीच में ऐसे ऐसे चेहरे जो आप हैरान रह जाते हो, और ऐसे ऐसे जो मामलात आप हैरान रह जाते हो। एक दफा मैं कहता हूं तुम्हारा अगर ये ख्याल है ना, तो सैटरडे को आके फर्स्ट फ्लोर पंजाब बार काउंसिल के ऊपर 5 मिनट के लिए वहां पे खड़े होकर देख लेना कि लोगों के क्या हो रहा होता है। माना कि कहीं वो मेंबरों को करके भी छूट जाते हैं, और भी चीजें हो जाती हैं सारी की सारी, 2 नंबरी हर जगह पे। मैं अब जवाब दे सिर्फ अपनी जात की हद तक, तुम्हारी मर्जी। अब ईमानदारी के साथ भी गुजारा हो जाता है यार, हराम खाना जरूरी नहीं है, गलत काम करना जरूरी नहीं है। और आई डोंट नो, मैं ये चीज है, मैं कम से कम सेटिस्फाइड यहाँ पे बीच में बैठा हूं, मैं जो कमा रहा हूं उससे 10 गुना ज्यादा कमा सकता हूं, तो मैं गलत काम नहीं करता, और उसकी वजह से मैं सुकून में भी बड़ा हूं। मैंने बहुत बंदों को करते हुए भी देखा है, और वो फिर पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं, ऐसे खा के चले जाते हैं, या प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेते हैं बीवी के, ये सर बेवाओं के। ये चीजें हैं, आपकी मर्जी, क्या ना इसे
मैं आपको सिर्फ अपना मौक़िफ़ दे रहा हूँ, बावाज़े बुलंद दे रहा हूँ। हाँ, मेरी बहुत एडवांटेजेस थी, तीसरी पुश्त का वकील था, पके पकाई खीर मिली, सारे के सारे है, बट मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा मैं कोई और बंदा नहीं बन सकता। अगे थोड़ी मर्जी करके। और कोई सवाल होगा? और सामने आके करना है, अगर अपने आप को तो एडवर्टाइज कराओ ना, पिलर के पीछे छुपे हुए तो। यार आई हैव नो आइडिया, मैं आपको बता देता हूँ, चूंकि मैंने इसको थोड़ा सा रिसर्च किया हुआ, क्योंकि रूल्स कहते हैं, इसका तो सवाल सीधा सीधा ही है। दूसरा, ये डिग्निटी वाला प्रोफेशन कंसिडर किया जाता था, और क्या आप चाहेंगे कि मैं आपके मुकाबले में एडवर्टाइज करूं? आपको समझने की ये जरूरत है कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट की इजाजत दे दी तो मैं तो तुम्हें रोक डालूंगा यार, तुम मेरे से मुकाबला कर सकते हो? मैं बहुत बड़ा मगरमच्छ हूं। अगर तुमने एडवर्टाइजमेंट की इजाजत दे दी, तुम्हारा डेली जंग में इस साइज का आएगा, मैं पकड़ के पूरा आधा सफे का इश्तेहार दे दूंगा, अपनी तस्वीर लगा के नीचे मेंबर बार काउंसिल भी लिख डालूंगा और साहब का सेक्रेटरी भी लिख डालूंगा, तो तुम्हें किसने काम देना है? देन तो पब्लिक सारी की सारी ये आएगी ना यार, उसके ऊपर होगा। इश्तेहार लगाने के लिए मेरा एक दोस्त है, उसको मेरा दोस्त है, उसने पूरी रीडिंग से आगे पूरी बिल्डिंग से कोई मेरे ख्याल में आधी रोड भर दी हुई अपने बोर्ड के साथ, बोर्ड का एक साइज मुख्तसर, ताकि सारों को बराबर नवाले मिले, इसीलिए छोटे साइज पे रखा हुआ ना यार। अगर खुल्लम खुल्ला अगर अलाउ कर दिया तो यू कैन कम्पीट विद मी भाई। अगर इफ यू कैन, आई मीन मैं आंकड़ा वगैरह नहीं दिखा रहा, मैं ऑल आई एम पॉइंटिंग आउट टू यू इज कि आप इसके अंदर फुल फॉर्म में तो कर लोगे, बट वी थिंक यू कैन कम्पीट फाइनेंशियली विद मी, या यू कैन कम्पीट विद ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं, वो तो आप मुकम्मल तौर पे उनके जूनियर्स के लिए वेले हो जाओगे, इश्तेहार उसकी फर्म का आएगा। तो दैट इज व्हाई आई एम अगेंस्ट इस चीज के ऊपर। मेरा मौक़िफ़ कम अज कम इसके ऊपर ये, और आई थिंक अनडिग्निफाइड भी है कि आप इंसाफ बेच रहे हैं। पुराने जमाने में थ्योरी ये थी, बट अब अमेरिका में है। अमेरिका में फॉर एग्जांपल यहाँ पे चंपटी का परसेंटेज वाली बात नहीं है कि आप डन नहीं कर सकते कि अद्धी प्रॉपर्टी मेरी अद्धी तेरी। वो अबरार अल हक का गाना किसी ने सुना है, जट नीली कोड़ी तेरी अगर यार छूट जाए, या ये इस तरीके से, वो भी चंपटी उसके अंदर उसने यही कहा हुआ है, तेरी वकील पहली पेशी यार छूट जाएगा। मेरा ख्याल में कोई इसको पहली पेशी तो किडनैप करके लेके जाना पाएगा उधर बैके, पहली पेशी तो नहीं यार ये है। सो आई एम इन फेवर ऑफ इसके ऊपर जो बैन है, बिकॉज आई थिंक ये आम वकील के इंटरेस्ट में है। आम वकील कंपीट नहीं कर सकता, सो दैट इज द रीजन व्हाई। अदरवाइज अगर मैं एडवर्टाइज कर सकता कि ह्यूमन एसोसिएट 35 में एसोसिएट रखूंगा, उनको मैं 15-15, 20-20 हजार पे रखूंगा, इश्तेहार में लाख रुपए का बड़ी लगा दूंगा, तुम मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकोगे, तुम फारिग हो जाओगे, तुम भूखे मार जाओगे, खुदा ना खास्ता। सो दैट इज व्हाई इसमें लॉजिक है, मुझे नजर आता है। अगर वो बार काउंसिल चेंज कर दे तो वो ठीक है, बट मैं इसके खिलाफ हूँ। यार बोर्ड लगा सकते हो यार, देखो तरीका ये है कि वकील को आप हमेशा कोई बाईपास करने का तरीके से नहीं आप बचा सकते। इसीलिए कई बंदे जिनका बार काउंसिल के इलेक्शन में जीतने का चांस भी नहीं है, वो खड़े हो जाते हैं। उनके बोर्ड, उनके ये जो सारे हाईकोर्ट के साथ 6-6 साल लगे हुए रहते हैं और आ जाते हैं। बाईपास करने के तरीके मौजूद है और वो लोग करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं खुला खाता छोड़ दूं। उनके अगेंस्ट अगर किसी का नजर आ रहा है और कोई बड़े स्केल के ऊपर कर रहा है तो हाँ उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मिसकॉन्डक्ट के जुमरे में आता है। मगर और ज्यादा सीरियस चीजें हैं इस मामले में देखने के लिए, तो हाँ ये करो। और देखो एक हद तक ये ठीक, इलेक्शन लड़ना बहुत अच्छी चीज है क्योंकि उसकी वजह से आपका प्रोफाइल बढ़ता है, लोगों को आपको पता चलता है। मगर अगर आप वकालत के बगैर, मैंने फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले कोड ऑफ कॉन्डक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, बार काउंसिल से अप्रूव करवाया है कि जी वकील आप ओहदेदार, मेरे नजदीक मेरी गलत फहमी शायद है कि ओहदेदार को ज्यादा ईमानदार होना चाहिए।
जो चीज आम बंदा कर सकता है वो ओहदेदार को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारा असल में चेहरा होता है और प्रोफेशन का नुमाइंदा होता है। मैंने ये बीच में रिक्वेजिशन मूव किया है कि सुपरसीड नहीं ओहदेदार को करने की इजाजत होनी चाहिए। यहाँ पे वकालतनामे नहीं बिकते आपके ओहदेदारों के। और मैं यही कह रहा ना, इसीलिए देखो उनका फॉर एग्जाम्पल, अब ओहदेदार अगर किसी ने करना है तो मैं नहीं रोक सकता, वहां पे आके ये बात होती है कि जी राइट टू हैव अ काउंसल, मगर मैं ये तो रोक सकता हूं कि तुम्हारा मुकदमा चल रहा है, तुम्हें फीस मिली हुई है और आके सदर तुम्हारे तक नाजिल कर देता, और आपकी रोजी रोटी और आपके जो मुकदमे हैं, सुपरसीड करना का मतलब है आप अपने वोटर को फारिग करा के पैसों के लिए आ रहे हैं जज को इन्फ्लुएंस करने के लिए। स्टे नहीं मिला, आपने जाके सदर कर लिया, अब दूसरा जज अगर स्टे बनता भी हुआ अगर देगा तो कहेंगे कि सदर की वजह से दी है। और बात ये जो आप बात गिनवा रहे हो, ये आपको डालना पड़ेगा वहां पे। मेरी बार काउंसिल में बड़े लोगों ने शोर मचाया कि आप कैसे कर सकते हैं, बिकॉज वो सारे के सारे करते हैं। मैंने कहा नहीं होएगा, मैं कसम से कह रहा हूं, वहां से भाई 2 वकीलों का जाती मुकदमे थे जिनमें मैंने फीस नहीं ली, वहां से भाई 2 मुकदमों के मैं पिछले 8 साल में 1 मुकदमे में सुपरसीड नहीं किया। बिकॉज गलत है तो गलत है यार। और जज को आप किस पोजीशन में डाल रहे हैं? जज तो इस वजह से आप सुपरसीड, इबादुर रहमान लोधी साहब थे, वो तो ओहदेदारों को बनता भी होता था, वो नए मुकदमे में रगड़ देते थे कि तू किस तरीके से आ गया, कि इंप्रेशन ये ना जाए कि जी मैं ओहदेदारों को फेवर करता हूं। बट यहाँ पे मिलती है, एक्चुअली रिलीफ भी मिलती है, ओहदेदारों को मिलती है, इसीलिए तब लोग करते हैं और इतने पैसे देते हैं। सेक्रेटरी जब मैं था बना यहाँ पे, इस हफ्ते को मैं जीता हूँ, इतवार को मंडे के केस की मैं तैयारी कर रहा था, सुबह 9 बजे मुझे कॉल आई है दफ्तर के अंदर की जी बेल के ये केस को कहते हैं ड्रग्स के मुकदमे में आपका वकालतनामा देना है। ये पहले सेक्रेटरी था, अब आप आ गए, अब आपको हम पेश करवाना चाहते हैं। मैंने कहा मैंने जिंदगी में नहीं किया, आप फिक्र करें, आप पेश होने के लिए तो नहीं हम आपको पैसे दे रहे हैं, आप वकालतनामा साइन करें। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, लोग आपको करप्ट करने के लिए, आपका नाम इस्तेमाल करने के लिए मौजूद, हमको अपना काम चाहिए और वो इस तरीके से होता है। तो आप मेरी आपको सजेशन यार इसके अंदर, इस मामले के अंदर ये है कि एडवर्टाइजमेंट अच्छी चीज नहीं है, और अगर कोई एडवर्टाइजमेंट कोई बड़े लेवल के ऊपर कर रहा है तो बताएं, उसकी तबीयत साफ करते हैं, करवाते हैं। किसमें रोड वोट्स क्या जी? लोअर कोर्ट यार तुमने देते हुए नजर आया तुम्हें अपने आप को? अब देखो, आई अंडरस्टैंड, 1-2 दफा क्लाइंट्स भी मेरे पास भी आए हैं कि ऑर्डर लिख दो। फैक्ट ऑफ द मैटर इज सिस्टम टूटा हुआ है। अगर तुम्हारे क्लाइंट के अगेंस्ट कोई एविडेंस मौजूद है तो उसको सामने, अपने क्लाइंट के अगेंस्ट दूसरी पार्टी के अगेंस्ट अगर कोई एविडेंस मौजूद है तो आप सामने लेके आइए। आप अनफॉर्चुनेटली रूल्स आपको नहीं अलाउ करते कि अपने क्लाइंट के खिलाफ ही तुम चल जाओ। यू आर सपोज टू से कि मैं नहीं करना चाहता, साइड पे हो जाए, जो मेरा अंदाज है। आप आई डोंट नो, आपका जाती मुकदमा तो नहीं है, क्लाइंट्स वगैरह करते होंगे अप्रोच, और आई एम श्योर करते हैं और ये वगैरह, बट उसको कहते हैं मुझे इस लेवल के ऊपर मैं, मेरी हो गई 23 साल की स्टैंडिंग हो गई है, 1-1.5 मुकदमे के अलावा आई हैव नॉट फेल्ट दैट। हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर और नीचे भी इतना नहीं है। इट्स वेरी इजी फॉर यू टू से, जब आपको रिलीफ नहीं मिलती कि दूसरी पार्टी के साथ जज मिला हुआ था। अच्छा उसकी बात कर, वो चाय पानी वाला जो खर्चा है उसकी, अच्छा चाय पानी वाले खर्चे की बात कर, वो आपकी मर्जी है। आपका ऑर्डर फिर अगले 5 साल, अगले 5 महीने तक साइन नहीं होगा, स्टे नहीं मिलेगा, तो आप अपने क्लाइंट को कह देंगे जी इनका चाय पानी का करें, आप उतना करें, जरूरी है क्या? थोड़ा आवाज का इशू। हाँ वकील आप तो नहीं दे रहे। ये देखो, हर मुकदमा जीत के हम बाहर निकलते हैं, हर मुकदमे के ऊपर बाहर बीच में अमला खड़ा होता है। कई सख्त जजेस हैं, हाईकोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सख्त जजेस हैं जिन्होंने लिख के लगाया हुआ, उनका कईयों का है इस तरीके से। कई लोग अलबत्ता इस तरीके से हमारा वहां पे टाकरा वगैरह होता है बंदों के साथ, जो पीछे का सामने पीछे ही पैर देता है, तो हम कहते हैं क्लाइंट से बात करें। मैं नहीं करता, मैंने उसको कहता हूँ कि नहीं यार शुक्रिया,
थैंक यू। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ये होगा। बट उसमें कई दफा मुझे मसला पड़ा है भाई, ऑर्डर लेने के लिए फाइल गुम जाती है यार, ऑर्डर साइन नहीं होता, कॉपी दस्ती आपको चाहिए, आपको मिल रही है 1 हफ्ते के बाद फाइल। यार देखो, दिस इज समथिंग यू हैव टू डील विद वगैरह, ये चीज वगैरह, इसको मैं करप्शन के जुमरे में नहीं लाऊंगा। करप्शन इज मोर अबाउट कि जज पैसे लेके एक उसके अगेंस्ट डिसाइड वगैरह करना। सो आई डोंट नो वेदर यू हैव टू डिसाइड इट योरसेल्फ। टेम्पियट आउट ना बनो कि मैं करवा देता हूँ, मुझे पैसे दें, मैं ऑर्डर निकलवा देता हूँ भाई के मुकदमे में। वो चीजें इस तरीके की भी मैंने बंदे देखे हैं। हाँ यार, दे दे। सही है। जब आपके पास क्लाइंट्स आएंगे और आप परफॉर्म करके दिखाएंगे, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये देखो, पहले यू हैव टू फोकस ऑन योर स्किल सेट। मेरे ख्याल में तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन पहले 3 या 5 साल के अंदर आपका कोई बिजनेस नहीं है बाहर पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व होने का। आप बाहर में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई इन चीजों वगैरह में, ताकि आप इन रहें और आप एक अच्छा नाम और चेहरा और प्रोफेशनल वकील के तौर के ऊपर नजर आए। अगर आप फॉर एग्जाम्पल दफ्तर का काम करके सीधा तुम घर चले जाते और घर से होकर फिर दफ्तर आ जाते, तो किसी को क्या पता चला कि तुम वहां पे बीच में बैठे हुए हो और तुम्हें मुकदमा देना चाहिए। देयर इज अ मार्केटिंग एस्पेक्ट टू ऑल ऑफ दिस एज वेल, एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स ये जो बड़े मुकदमे होते हैं उन्हीं से आपका नाम वगैरह बनता है। मेरे उस्ताद जो सैयद अली जफर साहब हैं, एहसन जफर साहब के बेटे, सुप्रीम कोर्ट के सदर भी रह चुके हैं, वो बड़े मुकदमों में प्रेस रिलीजेस इशू किया करते थे और बताया करते थे। प्रेस के बंदे उनको कवरेज वगैरह किया करते थे। ये डिफरेंट लेवल पे। अभी तो काम करना आएगा तब होगा काम। प्लस यू नीड टू बी नोन एज अ सीरियस वकील, नॉट एज अ टिकटॉक वकील, नॉट एज ये जो बाकी सारे के सारे बीच में चीजें। अगर प्रोफेशनल होगा और तुम्हारे आपके इब्तिदा के अंदर तो तुम्हारे आसपास वाले लोगों से ही आएगा काम। ख्वाजा हारिस साहब के वालिद साहब एक्चुअली वकील थे और उनको हाँ एज थी। आई एम नॉट सेइंग इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू बिकॉज यू आर कंपीटिंग विद मी। मैं तीसरी पुश्त का वकील हूँ। अगर मैं कॉम्पिटेंट ना होता तो कई तीसरी पुश्त के वकील हैं जो मार्केट से निकल चुके हुए हैं। दे आर नॉट गुड इनफ। अगर काम नहीं, अगर सबसे पहली चीज है काम आता हो, दूसरी चीज ये है कि नजर में रहो। कायदे आजम के बारे में आप पढ़िएगा, उनका इब्तिदा के अंदर ही वाज सफरिंग क्वाइट अ लॉट एज वेल। वो जब मैजिस्ट्रेट बने और उधर से उनका प्रोफाइल हाई हुआ तो देन ही वेंट अप। एक बहुत अच्छे चेंबर को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था काम सीखने के लिए, और मेरा ठप्पा लगवाने के लिए मेरे दफ्तर में आओ या किसी बड़े चेंबर से एसोसिएट होके जहन में ये रखना है कि मैंने खुद कमाना है और मैंने अपने दोस्तों के साथ फर्म बनानी है या मैंने खुद हासिल करना है। A lot of people get stuck in becoming knockers. Knockers मेरा मतलब है associates के नंबर 2। You can't be a फाइल उठाने वाला। आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए कि मैंने कमाना है। बार वोकेशनल कोर्स में हम असल में इसीलिए आपको करवा रहे हैं कि आपकी एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि ये 10 मुकदमे मुझे आने चाहिए, क्योंकि पहले 2 साल में इनसे मेरी कमाई हो सकती है। तुम्हें मेरे से रटे सीखने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें मेरे पास आके ये हुई कॉर्पोरेट मैंने लॉ सीखना है, मोहम्मद साहब के साथ जाके या सीएलएम ज्वाइन कर ले, तुम अपने आप को तबाह कर लोगे। क्योंकि सीएलएम कॉर्पोरेट वकील, अगर तुम्हें अंग्रेजी के 2 लफ्ज नहीं लिखने आते या अगर तुम वेल कनेक्टेड नहीं हो और तुम वहां पे नीचे जाके कर लेते हो, तो तुम्हें किसने काम देना है बीच में? तुम मेरे साथ 5 साल नौकरी करोगे, 6ठे साल अपना छोड़ के जाओगे तो तुम फिर भी 0 के ऊपर होगे।
और तनख्वाह भी सारे पैसे मुझे मिलेंगे और तुम्हें नहीं बीच में भी मिल रहे होंगे। अब यहाँ पे आके आप मुझे ये भी कह सकते हैं बड़े कि यार क्यों ये बड़ा जुल्म है ये लड़कों के ऊपर। हाँ है, तो मैं क्या तुम्हें पैसे जो मैं अपने बच्चों के लिए देना चाहता हूँ या खुद रखना चाहता हूँ तुम्हें दे दूं जब मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं। ये चीज आपको फंडामेंटली ये बहुत कड़वा सच है यहाँ का। आपको लॉलीपॉप देने के लिए तो यहाँ पे हर बंदा लड़का बैठ के सारा ये कह देगा कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पास ये लेके आए, मैं आपको ये कर दूंगा। और मैं वक्त लगा के पढ़ाता भी हूँ, मैं बता रहा हूँ कि मैं खुश होता हूँ मेरे लड़के अगर मेरे से आगे जाए। और मैं आप कह रहा हूँ लॉ सेक्रेटरी अभी अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह पे छाए हुए हैं। What I am pointing, you have to be selfish, you have to be jealous, you have to be, मैडम्स बैठी हुई, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, आपको भूखा होना चाहिए। बट पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप असल में मसला ये है कि मेरे चंद बैचमेट्स थे, एक दोस्त था जिसके वालिद फौत हो गए थे कॉलेज के दौरान। उसको कई दोस्त बीच में उस दिन बैठ के कह रहे थे कि यार ऐसा हर वक्त ही लगा रहता है बीच में ही हाँ ये करके, कभी एनो मिल रहा था, सोशल नेटवर्किंग कर रहा था, इधर काम मांग रहा था, किधर हो। दैट इज हाउ यू हैव टू बी भाई। हमारी कमजोरी है कि हम दूसरों से जेलस होकर कहते हैं कि भाई यार देखो क्या कि चुड्डू है बीच में पकड़ के, यार भी मोटा लगे जी हर वक्त काम के पीछे भागता और ये वगैरह मिन्नतें करता रहता और ये अगर भूख का जवाब ये है काम हासिल करने के लिए कोनिया भी अगर मार के आपको दोस्तों को पीते, दैट इज व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू। तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हारे से मुकदमा अपने हरवा लूं अपने आप को, अपना क्लाइंट का, कि तो मैं कह रहा हूँ मुंडा बड़ा अच्छा ऑपोजिट पार्टी देते हैं, या उसको मौका मिलना चाहिए। मैं तो हत्तुल इम्कान कोशिश करूंगा और मुझे करनी चाहिए। अगर मैं नहीं करूंगा मेरा लाइसेंस कैंसिल हो रहा है कि मैं तुम्हें रोन डालूं मुकदमे में, बाहर निकल के मैं तुम्हें कहूंगा भाई हो तुम मेरे आओ चाय पियो ये वो हमारा साथ। बट यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये आपकी बाकी सब कुछ कर लो, सिस्टम टूटा हुआ, करप्शन है, सारा कुछ है, मैं तीसरी पूछता हूं, मैं तो बोल सकता हूं, बाकी सारे वो ठीक है भाई, तुम तो पैदा हो गए हो ना, तुम अब यहाँ पे आ गए हो, तुमने कुछ करना है, सब कुछ खराब है कि इधर बैठ के मैंने बोलते ही रहोगे कि तुमने अपना कोई रास्ता निकालना है, तुम्हें कहीं किसी जगह पे लगाना है तुमने। ये बहुत आसान है कि मैं नसीहत प्रोग्राम ऐसे करके आऊं, लेकिन मैं आपको ये कहना आया हूं कि भूखे बनो, नाखून निकालो, कोनिया निकालो, तो सुनमुखी ना करो, गलत जगह पे कोर्ट में वकालत पे प्रोफेशनलिज्म के करो। अग्रेशन करोगे, मैं कहूं कि नहीं यार मुंडा तैयारी करके आता है यार इसके लिए देख के आना, और मेरा मुंह लाल हुआ मैं तो मैं कोर्ट से बाहर निकलूंगा, लड़के ने मुझे डरा दिया, उसने मुझे रगड़ दिया और उसने पकड़ के अथॉरिटीज की हुई थी, उसने ये पकड़ के जज साहब उधर चल पड़े, मुझे तो मसला पड़ गया है, जूनियर आया सी नया मुंडा, और मैं कहूं यार इसका पता करो ये कौन सा है यार। मैंने किया है खुद जाती तौर के ऊपर किया, अपनी मेहनत की वजह से किया है कि बड़े बड़े वकील फिर भाग गए क्योंकि मैंने सिविल कोर्ट से रगड़ा खाया हुआ था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बहुत बड़े चेंबर के एक डॉक्टर साहब हैं, उनको मैंने जब रगड़ा दिया तो उन्होंने जूनियर भेजना शुरू कर दिया कि मोहम्मद मेरा नालायक कर देता है, वो कर देता है, मैंने मैरिज कर दिया। तो स्टफ लाइक दिस मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। सो माय सजेशन टू यू इज इट हैज टू कम फ्रॉम योरसेल्फ। सिस्टम जितना टूटा हुआ है, मैं मौजूद हूँ, बार वोकेशनल कोर्स भी तुम्हारी मदद के लिए ही हुआ है शुरू, अदरवाइज मुझे तो कोई नहीं फायदा हो रहा, ना इनको हो रहा है, ना हम फीस को ही चार्ज करते हैं। बट इसको इस्तेमाल करना, अग्रेशन पैदा करना वो तुम्हारा काम है, हमारा नहीं। मैं नहीं तुम्हें निकाल के दे सकता, तुम मुझे सीवी तो दे सकते हो, रोज ला के देते लड़के कि जी आपको तो पता होगा, आप मुझे कहीं ना कहीं लगा दें, मगर काम उस लड़के का होता है जिसने ऑलरेडी सारा काम किया होता है कि जी फलां बंदे के पास जगह मौजूद है, उसके पास उसका ये फोन नंबर है, मोहम्मद भाई मेरे लिए कॉल करे, मैं कर देता हूँ, और उनका वहां पे हो जाता है और वो अच्छा काम, और वहां पे जाके प्रॉपर्ली कर लेते हैं काम। सो दिस इज हाउ यू प्लान योर करियर। आपका मामला, आपकी जो एडवांटेज है वो आपके पास है, आपके दोस्त यार है, उसके अंदर आपकी वकालत चलेगी, उधर से आपको पैसे आ सकते हैं, उधर से मेरे म्यूजिशियंस दोस्त यार थे, अली नूर, फवाद खान, ये सारे के सारे मैं उनके मुआहदे करता हूँ। उधर से आईटी के अंदर भी मैं चला गया, इंटेलेक्चुअल आईपी में भी चला गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मौला जट फिल्म भी मेरे पास आ गई, और ये नेटवर्क करता करता वो मेरे अब्बा जी की वजह से मुझे नहीं मिले, मेरे अपने दोस्तों से मिले थे। Stuff like that is और आपकी जान से एक चीज अगर मैं ऐड करूं, जिस तरह अभी अहमद भाई ने कहा था कि आपको काम आना चाहिए,
आप लोगों ने जस्टिस फजल करीम रिटायर्ड जज हैं, अभी 2 दिन पहले उनकी डेथ हुई है, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द से जल्द काम अता फरमाए। एक दफ़ा उनके मुँह से मैंने एक बात सुनी थी कि काम आता हो तो काम आता है। अब ये दोनों तरह से बात है कि अगर आपको काम आता है, काम करना आता है, तो आपके पास काम आना शुरू हो जाए। और दूसरा भी एक चीज, एक आप तमाम दोस्तों के अंदर सबसे बड़ा इसको इसी चीज को बात नुकते के, काम ले लो जहां से भी मिलता है भाई। आप डरते ही फिरते हो कि यार नहीं मोहम्मद भाई मैंने एसोसिएट 6 महीने 4 साल की स्टार्टिंग हो गई कि मैं अभी भी आपका एसोसिएट बनना चाहता हूं। काम हासिल करें, सच्ची बात और सच्चा सबसे बड़ा झूठ यहाँ पे इस प्रोफेशन में जो हम किसी को कख नहीं आता। हर मुकदमा नया होता है, हमारा स्किल सेट अच्छा होता है जिसको इस्तेमाल करके जज के सामने हम कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि जी ये है, इस तरह है, ये हमने मेहनत करके जमा किया हुआ। अगर आप डरते रहे कि मैं आपको कह रहा हूं एक मुकदमा पढ़ लो, पीएचडी करने पकड़ लो, पीएचडी करने से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि एलएलएम करने का कोई फायदा नहीं, पीएचडी करने का कोई फायदा नहीं। वकालत के अंदर प्रैक्टिकल में एक मुकदमा पकड़ेंगे, आपने प्लेंट बनाएंगे, अच्छा मैं ए लिखाऊंगा तो ए होएगा, एना स्टैम्प पेपर लगेगा, इसमें एविडेंस के लिए मुझे ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चीज है, ये चीज कहनी है, ये चीज नहीं कहनी। ये आगे से रिटर्न स्टेटमेंट आ गई, रिटर्न स्टेटमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने ए पॉइंट आउट कर देता, हुन मैं की नुक्ता ढूंढूं, अच्छा ये है, अब मैंने इश्यूज फ्रेम करने, अब इश्यूज फ्रेम करने के लिए ये ऑर्डर लगता है, ये और इशू फ्रेम हुआ है, इसके लिए ये और ओनस मेरे पे डला है, ये मैंने डॉक्यूमेंट लाना है, ओरिजिनल कितने है, वही फलां लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में फलां चीज नहीं डाली, अब उसको कैसे डलवाना है, वो फलां चीज के तरह, अच्छा अब ये डाल दिया, अब एविडेंस आ गई जरा में, उसको दूसरी पार्टी को ये चीज का नुक्ते के ऊपर सवाल करना है कि नहीं करना, दूसरी पार्टी ये फरमा रही है ये चीज करनी है, अच्छा मेरा एविडेंस आ गया, मैंने दूसरे को किस तरह रोंदना है, उसके ऊपर क्या जरा करनी है, इसको क्या झूठा करना है, ये सारी की सारी चीजें करके अब एविडेंस आ गया, अब बहस करनी है, ये मेरे कमजोर नुक्ते हैं, इस नुक्ते के लिए ये चीज इस्तेमाल करनी है, इसके लिए ये करनी है, ये करनी है, जज ने मेरे फेवर में कर लिया, अब अपील होगी। अब अपील का कानून ये है, सारे का सारा, सारी की सारी सीपीसी एक मुकदमे में पढ़ डाली, सारे का सारा दिमाग। तुम मेरे अगर एसोसिएट हो गए ना, और मैं फॉर एग्जांपल करूंगा कि यार ऑर्डर 41 के ऊपर ये रूट 26 मुझे देख के ला दो, तुम सिर्फ वो देख के कह दोगे यार क्यों किया, किस लिए किया, क्या दिमाग तुम्हारा इस्तेमाल ही नहीं हुआ। The only thing that will make you a lawyer is getting the work. काम आएगा तो काम करना आएगा, या काम करना आएगा तो काम आएगा, ये चिकन एंड एग वाला सिलसिला। लेकिन मैं ये बार बार पहले मुकदमे मुफ्त आते हैं, करो, उनको कहो कि यार मेरा खर्चा पूरा कर दे भाई, मैं तेरे वास्ते मुफ्त कर देगा, तू बड़ा मिस्कीन है, मैं तेरे वास्ते, उनके ऊपर सर्जरी करके देख लो। So this is how you do, this is a very very important नुक्ता कि अगर आप कमजोर हो, अगर आप डरते हो, आप कहते हो कि नहीं जी मैं और से सीखना है। कई लड़कों को मुझे जबरदस्ती अपने दफ्तर से बाहर फेंकना पड़ा कि यार जा यार कम कर अपना, 3 साल बैठे हुए और करके, और कई वकीलों के बच्चे 3 साल मेरे पास बैठे हुए थे, एक को मुझे जबरदस्ती भेजना पड़ा, और इसलिए भेजना पड़ा कि उसकी पकी पकाई खीर थी, बाप की उम्र ज्यादा थी, बाप 1 साल के बाद फौत हो गया, तो वो मेरा शुक्रिया अदा करता है कि आपने मुझे सही टाइम पे फारिग करवाया। उसको शायद साल पहले छोड़ देना चाहिए था मुझे, ताकि बाप के क्लाइंट्स मिल जाए। अगर उसने ना लिए होते, मेरा नौकर बना रहता तो आज तक शायद बना रहता। आई मीन आई एम नॉट टू से कि जी एसोसिएट नौकर होते, बट एसोसिएट मेरे अपने भी है, मैं कई एसोसिएट्स मेरे बहुत अच्छा काम वगैरह कर भी रहे, यहाँ पे उनको मैंने खुला खाता भी दिया वो, बट उनको अपने काम से ज्यादा कमाई होती है। मैं तो उनको अपने तौर के ऊपर मेरी जगह इस्तेमाल करें ना, मैंने उनको ज्यादा पैसे देने। अपनी इसकी डायनामिक्स अपनी सोच लो, यहाँ पे खराबियां काफी हैं, तुम्हें रोकने के लिए भी काफी बंदे मौजूद है, लेकिन करना तुमने सारा खुद ही है। ठीक है भाई, और भाई जहां पे आप मिसकॉन्डक्ट करें तो आपका लाइसेंस कैंसिल और हो सकता है, उसका ये अलहदा लेक्चर मौजूद है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मिसकॉन्डक्ट का, आपको कैनन्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स जो पढ़ाए हैं ना, या अगर आपकी डिग्री के अंदर अगर कोई मामलात वगैरह करेक्ट नहीं है, 3 कवानीन में, इसमें ज्यादा तय में नहीं जाऊंगा आज के लेक्चर के अंदर, आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि आपको 4 कानून पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये आपकी रोजी रोटी और आपके प्रोफेशन के बारे में। पहला है लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल एक्ट। इस एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, मुख्तलिफ सेक्शन है कि बार काउंसिल्स क्या होती हैं,
वकील की लाइसेंस हासिल करने के क्या लवाजमात हैं, कौन से बंदे कहां पे डिस्क्वालिफाइड है, उनका लाइसेंस कहां पे कैंसिल होगा, कौन लाइसेंस दे सकता है, लॉ गैट, सी लॉ, ये HEC करवाएगा, ये बार वोकेशनल कोर्स हम बीच में करवाएंगे, ये सारे के सारे मामलात एक्ट में लिखे हुए हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल रूल्स भी हैं जिनमें आपका कैनन ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स लिखा हुआ है। आपके लिए चौथा कानून जो कि रेलेवेंट है वो है पंजाब बार काउंसिल के भी रूल्स मौजूद हैं, लीगल प्रैक्टिशनर्स 1979, जो पंजाब बार और खासतौर पे हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट के वकीलों के बारे में जो मामलात हैं उनको रेगुलेट करते हैं। तो इनके सवालात यहाँ पे रेलेवेंट प्रोविजंस के अंदर बीच में मौजूद है। ज्यादा तय में मैं इसलिए नहीं चाहूंगा कि एनरोलमेंट की सेक्शन 26 और सेक्शन 28A जरूर देख लीजिएगा, वहां पे डिस्क्वालिफिकेशन और क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं। और साथ आखिर में एक कानून आपको मैं और पॉइंट आउट करना चाहूंगा। चौथा कानून कम लोगों को पता है, 2023 में आया, लॉयर वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। ये अभी हमारी बार काउंसिल ने पास करवाया है पीछे लग के। इसमें आपके साथ आपकी परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी में कोई ज्यादती करता है, उस पर सीधा पर्चा होता है। आपको कोई फिजिकल वायलेंस आपके खिलाफ अगर इस्तेमाल करता है, सीधा पर्चा होता है। आप कम प्रोफेशंस ऐसे हैं, मेरे ख्याल में शायद अकेला प्रोफेशन है, डॉक्टर्स को भी अवेलेबल नहीं है, जिसमें आप ये कर सकते हैं। कोई एजेंसी प्रिविलेज कम्युनिकेशन ऑफ एडवोकेट सेक्शन 9 जो इसका है वो कहता है नो पर्सन पब्लिक सर्वेंट NAB shall have the power to arrest, detain, investigate any advocate under any law for the time being in force, to obtain document or material or any information from such advocate pertaining to his professional duties. इतनी प्रोटेक्शन है कि NAB आपको नहीं पकड़ सकती आपके काम के बारे में। आप क्लाइंट की ढाल हैं, इस ढाल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। प्रिविलेज की चीजें पहले भी मौजूद थी, मगर अब आप अरेस्ट की भी के अगेंस्ट भी मौजूद है। ये इंफॉर्मेशन हासिल वगैरह करने के लिए ये कानून भी मौजूद है। ये आपको अस्पतालों में भी फैसिलिटीज देता है और फैसिलिटीज वगैरह भी देता है, लॉयर वेलफेयर प्रोटेक्शन एक्ट। बट ये मेन चीजें हैं इसके अंदर करने के लिए। हमारा टाइम का क्या सिलसिला है सर? हमारे 5:30 तक बैठ सकते हैं। 2 मिनट के लिए हम यहाँ पे प्लीज ब्रेक करेंगे ताकि इसको मैं एक दफा सेव कर लूं। इसके बाद अब आखिरी पार्ट की तरफ जल्दी से जाएंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं, मुकदमा सुबह अगर है तो ये देखा। कोई सवाल अगर इसके ऊपर जनरली है तो मेरे से जरूर पूछिए। क्या चीजें देख के इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुकदमे का सारे वो बंदा वकील ही नहीं है जिससे मैं सवाल करूं कि केस में नुक्ता क्या है और वो 2 जुमलों से ज्यादा बोले। ये अपने पल्ले बांध लें तैयारी के अंदर। ये चीज आपको मुकदमा हासिल करने से, कोर्ट तक पहुंचने से, सुबह दोपहर शाम आपने सोचना है कि आपके मुंह में से पहले 5 जुमले क्या निकलने हैं। यही आपकी वकालत है। इसके अलावा और कोई चीज वकालत, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इन द वर्ल्ड इसके आपके मुंह में से पहले 5 जुमले क्या निकलेंगे। ये भी आप अज्यूम कर रहे हैं कि आपको 5 जुमले कहने का मौका दिया जाएगा, और ये भी आपको सोचना है कि अगर दूसरे जुमले के बाद जज ने ये कह दिया मेंटेनेबिलिटी पे आओ तो उसका क्या मैंने जवाब देना है। तो 2A, 2B, 2C, 3C वगैरह ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से भी आती हैं, मगर तैयारी के दरमियान आपने जज को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज देखनी है। अभी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली कागज के ऊपर नोट जैसे सैयद अली जफर साहब बनाते थे, मैं आपके साथ बनाऊंगा, वो तो हाथ से बनाते थे। अभी चूंकि मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाना है तो वो मैं आपको इसके ऊपर बना के दिखाऊंगा, आपके साथ मिलकर करेंगे। आप भी अपने हाथ से ही एक्सरसाइज करेंगे कि मुकदमा एक जुमले में, मेरा वो एसोसिएट जो कि 1 या 2 जुमले में मुकदमा इतनी मोटी फाइल का नहीं बता सकते कि नुक्ता क्या है, उसको समझ ही नहीं आएगा। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको 1 या 2 जुमले में कि आपको क्या चाहिए, तो जज ने आपको नहीं सुनना। आप जज को क्या बताएंगे अगर आपको खुद नहीं पता
कि आपका स्ट्रॉन्गेस्ट नुक्ता क्या है और नंबर 2 नुक्ता क्या है और आपकी कमजोरी क्या है। बात यह है कि अल्लाह के नाम के ऊपर नहीं हम वहां पे ये भीख वगैरह नहीं हम मांग रहे होते, माना कि वहां पे प्रेयर लिखा का लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है ये वाला, बट प्रेयर का मतलब होता है कि जज को यू नीड टू बी क्लियर जब आप खड़े हो कि ये ऑर्डर है, इसमें ये खराबी है, पेज नंबर फलां पे लिखा हुआ है, फलां पैराग्राफ के अंदर जज ने ये लिखा हुआ और ये लिखा हुआ है, इसमें ये गलती है। थिंक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द जज, क्या गलती है, क्या जजमेंट है, किसके ऊपर, उसके कौन से सफे के ऊपर क्या लिखा हुआ है। हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, इसलिए ये जज पाबंद है कि वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर को खत्म करे। और ये 2 नुक्ते हैं, मेरा लिख देना सफा किस पे मौजूद है, क्या खराबी है, उसने अगर आप अपील में गए हैं PW1 का उसने क्या चीज मिसरीड की है, वो कौन से सफे पे है, वहां पे क्या टैग हुआ है, पेज नंबर क्या है। यू हैव टू थिंक लाइक द जज। What is he going to ask you for? You can't start looking at the index and start fumbling around. किस तारीख जज ने ऑर्डर लिखना है, आपका आप जीत गए 100% केस, ठीक है, पहले दिन इंटरम रिलीफ थे, जज आपसे क्या पूछेगा, ऑर्डर में क्या लिखाएगा, that the order dated such and such passed by such and such is suspended, या इंटरम रिलीफ क्या है। उस टाइम के ऊपर आप स्टे की एप्लीकेशन नहीं देख सकते, आपको ऑर्डर की तारीख तो पता होनी चाहिए। स्टफ दैट ही हैज टू राइट इन द अज्यूमिंग कि वो आपके फेवर में डिसाइड कर रहा है, आपसे ऑर्डर की डेट पूछेगा, अज्यूम कि उसने नहीं पढ़ा हुआ, अगर पढ़ा हुआ है तो ऑर्डर डिक्टेट करने के लिए ऑर्डर डेटेड सच एंड सच वगैरह वो अपने उसको बताना है, उसमें क्या खराबी है। ये चीजें मेरे जैसा, अगर फॉर एग्जांपल एक चीज मैं पॉइंट आउट कर दूं, आप सारे जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप में मेरे से ज्यादा कॉन्फिडेंस है जो मैं आपकी स्टेज के ऊपर था, पतली सी मेरी आवाज है, कॉन्फिडेंस मेरा था नहीं, मेरी टांगे कांपा करती थी, ना मेरे से बोला जाता था, मैं इन सारी कमजोरियों को ओवरकम करता था अपनी मेहनत के साथ और तैयारी के साथ। ये फिल्म नहीं है जहां पे मोहम्मद अली बीच में जज साहब ये और वो वगैरह तकरीरें करते हैं, ये तकरीरें करने वाले मुमन वेले होते हैं। सिविल कोर्ट के अंदर आपका नहीं कोई बीच में, या एपलेट कोर्ट के अंदर नुक्ते पे आए, सीधा सीधा आपको 2 लफ्ज नहीं भी बोलने आते, अगर आपने रिटन आर्गुमेंट्स अच्छे तैयार किए हुए, जज को जजमेंट दी हुई है, अच्छी अंडरलाइन करके दी हुई है, ये हाईलाइट करके दिया हुआ, आपके फेवर में अब आने की चांसेस ज्यादा है। हो सकता है कि दूसरी पार्टी का मुकदमा आपसे बेहतर है, मगर उसने जजमेंट ही नहीं निकाली, मेरा तरला करेगा, या उसने कोई गलत चीज दी नहीं, आपने जो नुक्ते रेज किया उसने तैयारी नहीं की हुई, वेला। आपकी वैल्यू, आपकी वकालत की जिंदगी में इससे ज्यादा कोई चीज है ही नहीं, जीतना है ही नहीं। हैविंग अ प्लान, अगर ये नहीं करते तो तुसी खुदा दे होते हो, आप वहां पे गए, यू नॉट अ लॉयर। सो तैयारी करना, अगर मलिक कयूम साहब 78 साल की उम्र में फौत होते हैं और किताबें आखिरी सेकंड की तक खोल के रखी हुई हैं, तो कोई जरूरत थी, ये अपने पल्ले प्लीज बांध लीजिए कि पढ़े बगैर कोई गुजारा होने लगा है, या कि सुनी सुनाई बात के ऊपर हाई कोर्ट के जज को जाके कह रहे हैं कि जी आप ऑर्डर ये करेंगे, दोनों जज नीचे पागल थे या गलत उन्होंने बीच में ऑर्डर किया हुआ है, तो कोई वजह तो होगी ना कि आपका चेहरा देख के तो नहीं उन्होंने कह देना, चाहे जितना मर्जी आप जिसके रिश्तेदार हो या अंकल हो या ये वगैरह। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, ये मेरा जो सुप्रीम कोर्ट का केस है, ऑलरेडी हाई कोर्ट ने दबा के 2 जगह से मैं जीता हुआ था, हाई कोर्ट ने मेरे दबा के मेरे खिलाफ लिखा, उसके खिलाफ ऊपर CPLA के अंदर हम गए हुए। यही प्रिंसिपल आप नीचे वाले कोर्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मैं ये ऊपर सुप्रीम कोर्ट का इसलिए दिखा रहा हूं, नॉट दैट कि आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन रहे हैं, इसमें मवाद ज्यादा है, कैसे तैयारी करेंगे, और आपका मैं थोड़ा सा दिमाग खुलवाना चाहता हूं कि इसमें क्या चीज लिखेंगे, ठीक है। नोट्स हम बनाने लगे हैं, आपको ये सारे के सारे दोस्तों को पेपर बुक एक अदद हमने भेज दी थी ये वाले केस की, ये आपने देखा है, ये 3 फाइल्स PDF की व्हाट्सएप की हुई है ग्रुप में, कल आपको बताया भी था, ठीक है। तो अब मैंने नोट बनाने, ये मुकदमा है, मैं ये तैयार कर रहा हूं, तो सबसे पहले मैं क्या चीज लिखूंगा, क्या ये वर्ड फाइल खुली हुई है, चलो इसमें देख लेते क्या लिखेगा।
सबसे ऊपर सबसे पहली चीज उसके ऊपर क्या लिख, मेरे अब्बा जी बिस्मिल्लाह लिखते थे, 786 लिखते थे। वो नहीं लिखना चाहिए, वो 786 पे से बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं लिखते थे कि नीचे कागज गिर भी जाए फाइल में वगैरह, ये उनका था, वो लिखते थे, मैं नहीं लिखता। तो उसके बाद बिस्मिल्लाह के बाद क्या लिखोगे, इन्ना लिल्लाह क्या लिखोगे? हाँ वो यार नोट्स बना रहे हो ना, तो ऐसे तो पता ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट का सबसे ऊपर क्या लिखोगे? हाँ प्रोबेबली आप केस का नंबर लिखेंगे, तो वो मुझे कोई पता है क्या है केस का नंबर? क्या चीज यार? हाँ सी ए है कि सी पी एल है? सी ए का क्या मतलब होता है? सिविल अपील नंबर 2017, ठीक है। पार्टीज की तरफ वो हम साइड के ऊपर आ जाएंगे। ये क्या चीज है? जज क्या पूछेगा? पार्टीज के बारे में तो होगा, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर आप हैं, फॉर एप्लेंट्स हैं, साइड के ऊपर लिख लेते हैं। तो अपील के अंदर क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए? अंडरवोट लॉ भी ठीक है, बट ये नॉर्मल चीज है, सारों को पता है कि किसके तहत आया, कोर्ट तो नहीं पूछने लगा 185 का। अगर कोई मुश्किल कोई चीज हो या जज को जिसके बारे में ना पता हो, दिन में इतनी इसलिए नहीं देखोगे तो क्या करो? अगला क्या, जिस ऑर्डर को आपने चैलेंज किया हुआ, तो मैं फॉर एग्जांपल लिखूंगा अगेंस्ट, और यहाँ पे अल्फाज और नोट और बड़े बड़े लिखने की कोई जरूरत नहीं। अगेंस्ट व्हाट, और उसमें से देख के बताओ ना। LHC decree and judgment dated 2000, ठीक है। और आगे क्या लिखूंगा? इसके आगे क्या लिखूंगा? जज है, आप कहेंगे अच्छा 7/3/2000, तो आप कह रहे हैं कि आप इसके अगेंस्ट हैं, तो जज क्या पूछेगा? बता दो ना यार, ब्रैकेट में क्या लिखनी चाहिए चीज? किसको? कंसाइज स्टेटमेंट भी ऑलरेडी बनी हुई होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 718 ये आ गया, ये नोट्स वगैरह लिखे, तो क्या लिखूंगा यार? जज ने पहली चीज, मैंने आपको फिर कहा कि ऑलवेज थिंक लाइक द जज। जज कहेगा अच्छा जजमेंट है तो मैंने देखनी है, तो क्या करेगा? पेज नंबर। तो नोट के अंदर आपने दाएं हाथ के ऊपर हमेशा जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पेज नंबर्स लिखने, ताकि इंडेक्स ना फरोल रहे हो। एक कागज के ऊपर आप लिख रहे हैं, इसके ऊपर जजमेंट कौन से पेज पे है, कहां से पता चलती है? हाँ? हर किताब, हर इसके शुरू में एक बना होता है इंडेक्स। इंडेक्स इन चीजों के लिए व्यू जजमेंट है 7/3/2017 की 9 से 21 पे। तो आपने अपने नोट में ये लिखना है पेज 9, ठीक है। अब आगे कर दे, आगे बताइए क्या यहाँ पे क्या लिखना है? दो ऑप्शंस हो सकती है। दूसरी ऑप्शन पे यहाँ पे क्या, अब मैं क्या लिखूं? इट्स ऑल लॉजिकल, इट्स नॉट इलॉजिकल। आपने लिख दिया ऑर्डर, तो यहाँ पे और क्या नोट्स में लिखेंगे? इसमें रिपीटेशन हुई थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। रिपीटेशन का नंबर बताएं जल्दी। स्पीड चुप हो ना यार, जल्दी बीच में पकड़ टक 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 करके होना चाहिए। ये वाला मुकदमा मेरे पास क्लाइंट वाले एक दिन पहले मुझे मिला करने से, अगले दिन मुकदमा लगा हुआ था और घंटा 1.5-2 घंटे के अंदर ये तैयारी करनी होती है। फौरन बताओ क्या नाम है? इंडेक्स को देख लेना यार, या कोटेशन में देख लो, कंसाइज स्टेटमेंट में भी लिखा हो। इंडेक्स के अंदर ही सब कुछ मिल जाएगा आपको। रेपुटेशन नंबर, इतना टाइम नहीं जजेस देते।
अव्वल तो ये जजमेंट के अंदर ही लिखा होगा, या फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट के उसमें वहां पे रेट पिटिशन नहीं थी, सिविल रिविजन थी, ग्राउंड ऑफ सिविल रिविजन 27 पे देखे। जल्दी बताइए 27 नंबर के ऊपर क्या है पेज पे, या ऐसा करेंगे जो ऑर्डर है उसके ऊपर ही लिखा होगा यार, जज साहब ने जो लिखा हुआ है। और बाय द वे जज का नाम भी कभी कभार जजेस पूछ लेते हैं, वो अपने ज़हन में या अपने नोट्स में कम से कम रख लिया करें। ये मुझे याद पड़ता है, ये चौधरी इकबाल साहब की जजमेंट है, नहीं मोहम्मद अली साहब की, सॉरी, और ये जजमेंट है वहाँ मोहम्मद अली साहब की है। और ये इसका ऊपर अगर आप जाएं तो ये लिखा हुआ है सिविल रिविजन नंबर 1635 ऑफ 2014। आगे क्या लिखेंगे बताइए, पेज नंबर इसका जल्दी से बताइए, पेज नंबर क्या ना यार, हाथ से ही चीज, पेज 22 हो गया। आगे आ जाइए, इस यहाँ पे और क्या लिखना है, बिल्कुल लॉजिकल है, ज्यादा कुछ सोचने की नहीं, शॉर्टे मारी जाओ यार, तेजी तेजी से वकील तेज वो बात करते हैं। तुक्के लगाते जाए। तो बात ये है कि आप जज के, अच्छा आपने रिवीजन जमा करवाई किस ऑर्डर के खिलाफ थी, किस चीज के खिलाफ थी, अच्छा वो अपील की थी, अपील का क्या नंबर था, अपील कौन से पेज के ऊपर थी, अपील किस रिट सूट के अगेंस्ट थी, सूट क्या है, ये आप पूरी सीडी बना रहे हैं ऑफ ऑल द प्रोसीडिंग्स, कौन से पेजेस पे मौजूद है, और इस पे कोई 1.5 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। और नीचे दावा किस चीज का था, जज हमेशा सबसे पहली चीज ये पूछेगा, अच्छा दावा किस चीज का था, इसके अगेंस्ट चलते हुए ऊपर तक आए, नुक्ता क्या था, फटा क्या था, लड़ाई क्या थी, किसकी किसके के दरमियान थी, आप कौन सी पार्टी की तरफ से हैं, ये चीजें अपने क्लियर ज़हन में करके नुक्ते के किस नुक्ते पे आया, पहले तो ये आप तैयार करें, फिर करेंगे अच्छा जो ये ऑर्डर्स हैं, ये मुख्तलिफ स्टेजेस में इनमें खराबी है, सही चीज क्या थी, ये सारा आपका मवाद है जिसको आपने इस्तेमाल करके अपने, आप जंग के लिए जा रहे हैं, आपने अपने बक्से के अंदर सारी चीजें डाली हुई हैं, गोलियां हैं और मुख्तलिफ नुक्ते हैं, ये आपने तैयार करना है। जो लवाजमात है वो तो होंगे। अब जल्दी बताइए जी आगे, सिविल रिविजन किस ऑर्डर के खिलाफ थी, एक सेकंड ठहर लो ना, ये पूरा कर सूट, ये आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, इसके साथ आपको सारे पता चलता जाएगा कि कौन सी चीज कौन से पेज के ऊपर है, उसके अंदर क्या नुक्ता था, ये सारी तैयारी करके, ये देखो आपने लिख दिया एडीजे का ऑर्डर कब था जी, पेज नंबर क्या, अगली जो चीज है 14 की 17 पेज नंबर, पेज नंबर, ये एक्सरसाइज 2.5 मिनट में होनी चाहिए। और अगर गलती करवा के तुम लोगों की वजह से मेरी सुप्रीम कोर्ट में बेइज्जती हुई तो मैं तो तुम्हें इस्लामाबाद ही छोड़ आऊंगा, वापस मैं गाड़ी में नहीं बैठने दूंगा, मैं उतर पाऊंगा, हाँ खुद ही पैदल लाना वापस, इस वास्ते जरूरी है। अव्वल तो ये एक्सरसाइज खुद करनी चाहिए, मेरा एसोसिएट अगर करेगा तो मैं बेला वकील हूँ, मुझे तो नहीं पता चलेगा। हाँ पेज 30 पे आगे आ जाए, अपील नंबर क्या, अपील का क्या नंबर है, जल्दी बोलिए, एडीसी के पास। नॉर्मली तो ये भी लिखना चाहिए अपील किसने की,
बिकॉज यहाँ पे आई रिमेम्बर के जो थे प्रेजेंट रिस्पोंडेंट ने रिस्पोंडेंट नंबर फला और फला, यार ये चीजें लिखोगे स्पीड के साथ तब समझ आएगी। ये हो गया। अब आगे जाके आ जाइए, अभी मैं आपको जनरल चीजें बता रहा हूँ, इसके ऊपर इतना वक्त नहीं लगाते कि कैसे करना है, बट समझें फिर ये कि ये मुकम्मल तौर पे लॉजिकल है। सीढ़ी पूरी बना रहे हैं इस तरीके से कि यहां से मुकदमा चल के ऊपर तक यहाँ पे आया और इसमें क्या खराबी है। अमूमन आखिरी कोर्ट की खराबी आपको पॉइंट आउट करनी होती है अगर आप अपील करके आए, या अगर आप रिस्पोंडेंट की तरफ से आप कहेंगे जी वो पिछले ऑर्डर से बेहतर तो कोई चीज ही नहीं है, बाकी तो सारे अंक अच्छा करना नहीं सकते, यहाँ पे बाकी दोनों ने ये किया। और सो यू अगर पढ़ोगे नहीं तो समझ नहीं आएगी, और वहां पे जाके ये चीजें तो अभी हैं। सूट किस चीज का था यही मुझे बता दीजिए। एक डिक्लेरेशन, तो किस चीज की कैंसलेशन? इसके ऊपर क्या सवाल आएगा? म्यूटेशन कौन से पेज पे है, कौन सी तारीख की है, एग्जिबिट हुई कि नहीं, एग्जिबिट नंबर क्या है, सफा नंबर कौन से के ऊपर मौजूद है। ये चीजें समझना ये है कि आप कर रहे हैं, कल आपने एक इमारत बनानी है लेगो ब्लॉक्स के साथ, तो पूरे जब तक दरवाजे शरवाजे सारी चीजें नहीं जमा करोगे इमारत नहीं बन सकेगी, उधर ही आराम से गिर जाएगी। सो म्यूटेशन नंबर सच एंड सच, डेटेड सच एंड सच, जो कि ये चैलेंज की हुई है। प्रेयर क्लॉज पेज कितने पे है? जज हमेशा पूछेगा कि जी आए जी प्रेयर क्लॉज के ऊपर पूछेंगे मामला लड़ाई मारपिटाई शुरू क्या हुई और मांग क्या रहे थे। आपके लिए ये भी जरूरी है, अगर उन्होंने मांगा ही नहीं वो और जज ने उसको कोई रिलीफ दे दी हुई है तो आप कह सकते हैं जी प्रेयर क्लॉज पे आप ही कहेंगे उधर आ जाए। सो दिस इज द बेसिक इसेंशियल्स ऑफ एनी पर्टिकुलर केस जो कि आप करने लगे हैं। एग्जिबिट नंबर, पेज नंबर, एग्जिबिट नंबर में पेज नंबर बता दूं उसका वही काफी है, एग्जिबिट नंबर बताने की क्या जरूरत है? नहीं, पेज नंबर बता देना ही काफी है। नहीं, डॉक्यूमेंट बड़ा छोटे का कोई ताल्लुक नहीं। एग्जिबिट नंबर की क्या सिग्निफिकेंस होती है भाई? जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं हुआ था वो क्या कोर्ट देख सकता है? कोर्ट नहीं देख सकता, तो आप उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस वगैरह ले सकते हैं। आप बेशक साथ लगाए, जज पूछेगा कि एग्जिबिट हुआ है कि नहीं। एग्जिबिटेड चीजें यानी साबितशुदा चीजें भी वही सिर्फ सारी की सारी देखी जाएंगी, दूसरी नहीं देखी जाएंगी। तो एक जो अच्छा वकील है ये एक्सरसाइज करने के बाद ये भी सारी की सारी चीजें लिखेगा। पीडब्ल्यू की होता है कि डीडब्ल्यू क्या होता है? डिफेंडेंट विटनेस कौन सा था, किसको पेश किया, जज आपसे पूछेगा अच्छा आप कहते हैं आपका बड़ा अच्छा केस है, वो साबित नहीं कर सके, उन्होंने कितने विटनेसेस दिए, आपने कितने विटनेसेस दिए, आपका कौन सा डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया, रिकॉर्ड कीपर आया कि नहीं, गिफ्ट साबित करने के लिए मार्जिनल विटनेसेस आए कि नहीं। ये चीजें आप सारी की सारी सामने लिखेंगे कि मार्जिनल विटनेस ये है, उसके सामने आप स्टार डालें ये इंपॉर्टेंट विटनेस था। क्या प्लेंटिफ खुद पेश हुआ, डिफेंडेंट खुद पेश हुआ, कितने विटनेसेस पेश किए, मार्जिनल विटनेसेस आए कि नहीं, गिफ्ट को जिसको साबित कर रहे हैं वो एग्जिबिट नंबर क्या है, म्यूटेशन के अलावा क्या ओरल गिफ्ट था, रिटन गिफ्ट था, ये सारे का सारा एविडेंस आप इसमें लिखेंगे। ये लगता है आपकी तो सारी रात लगनी है बीच में ये फाइल पढ़ने के लिए, इतनी छोटी वगैरह, बट ये नुक्ते आप तैयार नहीं करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो आप जा क्या करने के लिए रहे। जज ने आपको 2.5 मिनट में आपके बकिए देड़ देने हैं, उसने ये कहना है आपको पता ही नहीं जी ओरल, मालिक साहब आपको ये नहीं पता कि जी गिफ्ट डीड नहीं है इसके अंदर, या जज कई दफा खुद ही पूछ जाता अच्छा गिफ्ट डीड कहाँ पे है।
इन केसेस में, गिफ्ट के केसेस में जिन पे मुकदमे आप हारते जीतते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अब बन गया है प्लेंट। प्लेंट नहीं, रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट में अगर आपने मौके ये उठाया है कि जी मुझे गिफ्ट की हुई है प्रॉपर्टी, तो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है पै दर पे कि आपने बताना कौन मौजूद था, कितने बजे, किस हालत के अंदर, किस बंदे ने किसको किया और उसने ऑफर एक्सेप्टेंस वगैरह की। प्लेंट में कहां लिखा हुआ आपने, एविडेंस में कहां ये बात आ रही है? क्या अगर एविडेंस में आ भी रही है तो क्या ये बात प्लेंट में हुई है कि नहीं? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज चेक करने की ये जरूरत है, आप ऊपर किस चीज के खिलाफ गए। ये तो मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं, आपने बाकी कोई चीज पढ़े या ना पढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने क्या पढ़नी है अपनी अपील की ग्राउंड्स के साथ के अलावा। इम्प्यून्ड ऑर्डर और वो जज किन नुक्तों पे गया है। ये मेरे वालिद साहब से मुझे केस मिला उनसे पहले कोई और वकील साहब कर रहे थे, उन्होंने केस बना के जमा करवाया हुआ था। उनके जहन में क्या था वो उनकी ग्राउंड से पता चलेगा। कई दफा गले से उतारा होता है। जब आपके पास फॉर एग्जांपल इस केस के अंदर चंद इश्यूज थे, ये वाला केस जब हमारे पास आया तो फिर ग्राउंड्स आपको खुद खोदनी पड़ती हैं। ऑर्डर पढ़ें, बार बार पढ़ें, 10 दफा पढ़ें। इसके अंदर जो नीचे जज साहब का हाईकोर्ट का ऑर्डर है उसमें 1, 2, 3, 4 उनका जहां पे जो उन्होंने फाइंडिंग्स रिकॉर्ड की हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर आ जाए, मोहम्मद अली जज साहब हैं, शुरू वाली चीजें आप इस ऑर्डर के पढ़े ना पढ़े, उन्होंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं। अगर फॉर एग्जांपल इस जजमेंट को पढ़ने का ये फायदा होता है, डोंट एवर गो बाय के जो जज ने लिखा हुआ है ऊपर उसके फैक्ट्स आप एक दफा सारे फिर भी पढ़ लें, क्योंकि जब आप खुद तय में जाके कागजात चेक करेंगे, अगर उसने फैक्ट्स लिखने में कोई गलती की है तो आपके प्लेंट के बारे में, तारीखों में, मुफले में तो वो उठा के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू प्रिपेयर अ केस। और ये एक्सरसाइज आपको पहले भी करनी होती है। उस स्टेज पे जब आप तैयार करके जमा करा रहे हैं, उस वक्त आप क्लाइंट से बात कर रहे हैं और आपके पास आया तो आप नोट्स भी साथ लेते जाइए। बट आखिरी दिन जब आपका जिस दिन आपको जज किया जा रहा है, उस दिन से पहले आपने ये सारी चीजें फाइनल करनी है। और यही तय होता है कि अब्बा जी बैठे हुए तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने का यही मतलब होता है। He is not only looking at his notes, he is saying कि यार ये है अच्छा, and he is, मेरे जैसे जिनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहा, मैं अपने आप को अब तो काफी फरफर बोलता हूँ, बट अपने जहन में विजुअलाइज करें कि अच्छा जज साहब को हमने ये मैं दिखाऊंगा, जज साहब ये कहेंगे, उसके ऊपर मैं ये कहूंगा, अगर उन्होंने कहा कि ये बात नहीं आएगी मैं आगे से ये जवाब दूंगा, ये जवाब दूंगा। उन्होंने कहना है कि टाइम बार है, उसके जवाब पे मैं कहूंगा नहीं जी ये है, ये जजमेंट है। अच्छा, मैं जजमेंट की मैंने 2 कॉपियां रखी हुई हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कॉपियां आप वहां पे नहीं देते, आप 20 मिनट पहले पहुंच के उनको अथॉरिटीज लिखवाते हैं वहां पे, उनके बंदे को वो किताबें निकाल के जज साहब के लिए रखे। वहां पे मौका नहीं मिलता। कई मुकदमे मैंने इस चीज के ऊपर हारे हैं, मैंने नहीं हारे, और लोगों ने हारे होंगे, और लोगों ने हारे हैं इस नुकते के ऊपर कि जी फोटोकॉपी, एसोसिएट फोटोकॉपी नहीं लाया, ये किताब नहीं लाया जिसके ऊपर हम बहस करें, ये कम से कम डिले तो हुआ है कि जी मैं अभी डिले कॉपी भिजवा देता हूँ, ये वगैरह। अपने लिए एक कॉपी उठा किताब ले आए तो जज के पास किताब नहीं छोड़ के आनी, इतनी तह में सोचना चाहिए कि फोटोकॉपी करवा के उसके लिए लेके आओ, उसको दो, तुम्हारा मुकदमा तुम इस पे जीतोगे कि तुमने फोटोकॉपी कराई है। दूसरी पार्टी नहीं लेके आई, वो कहती है आप जुबानी कहेंगे नहीं जी उसके अंदर ये नुकता नहीं था, ये देखिए एग्जैक्टली ऑन ऑल फोर्स है, ये आपके लिए। करोड़ों को लाखों रुपए का मुकदमा आप सिर्फ फोटोकॉपी करवाने पे जीत जाते हैं, अथॉरिटीज ले जाने के ऊपर जीत जाते हैं, या स्टे तो जीतना तो नहीं होगा बट आप स्टे वगैरह तो इन्हीं चीजों के ऊपर आप छा जाते हैं। इशू आपको ये है कि जो तैयारी करता है वो आराम से जीत जाता है, जो तैयारी नहीं करता वो मसा जीतता है और अमूमन हार जाता है। सो ये वाली आपने चीजें, अब फॉर एग्जांपल इसके ऊपर आ जाना, उसने जज ने फैक्ट्स लिखे। दूसरी चीज, अपने एसोसिएट्स को मैं सारों को सब ये कहता हूं, ये चीज आप उनसे करवा लें, जजमेंट पकड़े, उसमें जो जजमेंट्स उसने जिक्र की है जज ने, दोनों पार्टीज की जजमेंट्स लिखी होती है ना यार, कि मैंने ये कहा, उसने मेरे से पहले जो बंदा था उसकी जजमेंट निकाल दे, वो तो मैं इस्तेमाल करूंगा ही करूंगा, क्योंकि मेरे फेवर में उस पहले वाले बंदे ने मेरी इस्तेमाल की हुई है यार, उसमें कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा।
उसको गलत डिस्टिंग्विश किया, उसमें ये है। उस जजमेंट को अगर आप जजमेंट पढ़ेंगे 5 सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मिल जाएंगी उसमें से। उसने लिखा होगा उस जजमेंट में कि फलां इस नुक्ते के ऊपर ये है, अगर वो हारा भी हो बंदा तो उसकी जजमेंट से आपके लिए लोगों ने ये पीएलटीज इसलिए पड़ी हुई है कि आपके लिए वो बारूद है, आपके लिए वो एविंग पड़ी हुई सारी की सारी, आपकी मुशक्कत आसान होती है और वो आपको एक कड़ी से मिला के दूसरी के ऊपर लेके जाता है कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा हुआ है। सिविल जज साहब तो फिर पाबंद हो गए, हाईकोर्ट से भी हो जाते हैं, पर सुप्रीम कोर्ट की अगर हाईकोर्ट का खिलाफ एक डिसीजन आया है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की उठा के दो कौन जी गलत कहता है देखो। और ये काम आपके लिए पहले हुआ है, पुराने वकील ने किया हुआ, मैं सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे उन्होंने कुछ तो दिया होगा, वो पकड़ के निकालो और बिल्खुसूस वो जजमेंट जिसके ऊपर जज ने रिलाई किया दूसरी पार्टी की, उसके तो आपने इंजर पंजर अलहदा करना ही करना है। सो ये आप अपनी तैयारी में ये टुकड़े आप अलहदा अलहदा कर रहे हैं जिन चीजों पे अब आपने ये जो आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर रिस्पेक्टिव हर्ड रिकॉर्ड प्रोड्यूस्ड, यहां तक चीज चल लेने दें। उससे आगे अगर आप जाएं तो जज ने जो चीजें फाइंड की हैं वो फिर यहाँ पे सारी की सारी यहाँ पे आगे आती हैं अगले पैराग्राफ में, सही है। और ये जो देखिए मैंने साइड के ऊपर लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे लाइन लगाई हुई है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है, वाई म्यूटेशंस वाली इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स वगैरह हैं, यानी कि इसको इस्तेमाल करके इतने ही इसने 2 सफे सिर्फ लिखे हैं। देखने में तो इतना बड़ा मुकदमा है, मगर उन 2 सफों का इंजर पिंजर अलग करना है। जहां पे जज की फाइंडिंग्स है उसको टारगेट करके आपने लिखना है कि जज की फाइंडिंग 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है कि उसने कहा है कि जी आपने रिटन स्टेटमेंट में प्लीड नहीं किया, इसका तोड़ मेरे पास क्या है, इसके लिए इसने इस जजमेंट पर रिलाई किया है, तो मेरे पास ये जजमेंट है जिसमें ये लिखा हुआ है कि पहले उसको लिखना चाहिए था कि फ्रॉड क्या हुआ है इन द प्लेन, फिर मैंने रिटन स्टेटमेंट में लिखना था कि जी गिफ्ट की क्या डिटेल्स है। मेरे पास ये भी जजमेंट साथ, फिर मैंने इसका तोड़ निकाला कि अगर उस बंदे ने अपनी जिंदगी में नहीं चैलेंज किया तो उसके वारसान बाद में नहीं कर सकते, उसकी जजमेंट सारी की सारी निकाली। ये सारी की सारी चीजें, रादर देन डूइंग दिस एंटायर एक्सरसाइज लेट मी शो यू द नोट्स जो कि मैंने खुद बनाए थे इसमें। ये देखें, ये मेरा जो अभी मैं टाइप करके कर रहा हूं ना, ये जो एक्सरसाइज कर रहा हूं, ये मेरे हाथ गंदी सी हैंडराइटिंग के अंदर मैंने लिखा हुआ। उल्टे हाथ के ऊपर मैं अशरफ की तरफ से पेश हो रहा हूं, 1 से जिसके लीगल एज है 1 से 8 तक। ये सिविल अपील है 718 अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट डेटेड सच एंड सच, ये पेज 9 पे है। हमने फाइल किया 8/5/17 को, लिमिटेशन का इशू भी आ सकता है। एडीजे ने डेट फलां के ऊपर किया कि उसको कहते हैं ये बिग सेट असाइड जजमेंट और डिक्री डेटेड 6/4/2022 सिविल जज की फलां तारीख की थी और सूट नीचे था फॉर डिक्लेरेशन पोजेशन एंड कैंसिलेशन चैलेंजिंग भाई गिफ्ट डेटेड 12/7, ये म्यूटेशन नंबर सच एंड सच एंड सच एंड सच। तो किसने गिफ्ट किया? डोनर अब्दुल हमीद था, वो पार्टी नहीं होगा, वो मर गया होता। किसने डेटेड ये इतना म्यूटेशन नंबर, उसने फिर आगे किया एंड सब्सिक्वेंट इंतकाल डेटेड सच एंड सच। ये पूरे मुकदमे का हदूद अरबा यहाँ पे सारे फैक्ट्स लिख डाले और कौन कौन सी पार्टीज है, कौन, ये सारे के सारे हाथ से लिखे हुए। कानूनी नुक्ता क्या था? जो नुक्ते जो पते मैंने इस्तेमाल करने हैं जो मेरे खिलाफ भी, गिफ्ट नॉट चैलेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम, 8 मैंने जजमेंट्स निकाली है सारी की सारी। कि उसको कहते हैं फेटल टू नॉट प्लेट डेट टाइम एंड विटनेसेस, ये मेरे खिलाफ इस्तेमाल हुई थी कि मेरा मुकदमा अगर रिटन स्टेटमेंट ने नहीं लिखा तो उसकी जजमेंट्स मैंने निकालनी, इस्तेमाल तो होनी है, मुझे भी पता होना चाहिए, डिस्टिंग्विश कर सकूं। इनमें ज्यादातर मासवाई 2 SCMR के आपको लोअर कोर्ट की नजर आ रही है और ओरल गिफ्ट के भी एसेंशियल जो कि मैंने नहीं किए हुए पूरे किए हुए थे वो भी, इसकी भी जजमेंट है, ज्यादातर मेरे खिलाफ थी चीजें और ओनस भी मेरे ऊपर है। गिफ्ट अपहेल्ड व्हेन पार्टीज एंजॉयिंग इन फुल साइट, के लोगों को पता था बड़े अरसे से चल रहा था गिफ्ट, तो उसके लिए 2007 SCMR 614 मैंने निकलवाई। एसेंशियल्स ऑफ गिफ्ट नीड टू बी प्लीटेड, ये मेरे खिलाफ जजमेंट हुई है और ये भी बीच में उसने जज ने कहा कि म्यूटेशन के अलावा भी गिफ्ट सर्व करना था। ये जो ज्यादातर मेरे खिलाफ थे नुक्ते मैंने बीच में
लिख के अथॉरिटीज निकाल के कॉपियां ले जाके ट्रे ले जाके सारे का सारा तैयार वगैरह किया। और ये भी एडिशनल जो थे और मुझे नोट्स वगैरह किए, गिफ्ट नॉट चैलेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम 2022 SCMR 1647 आफ्टर सिग्निफिकेंट टाइम बंदयाल साहब, ये सब मियां खेल साहब की जजमेंट है, वो मैंने लिख दी। कई दफा वो जज ही बैठा होता है सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में, उसी को उसकी जजमेंट दिखा दें तो बेहतर होती है। नाम वगैरह इसलिए रेलेवेंट होते। काजी फैज ईसा साहब की है कि ये मेरे खिलाफ थी 2023 SCMR 988। लेटेस्ट जजमेंट हमेशा देख के जाए पिछले साल में, क्योंकि जजेस ने वो उम्मन पढ़ी होती हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके के देखिए मैंने नोट्स वगैरह बना के इस केस के अंदर बीच में लेके गया। और ये भी गिफ्ट नॉट चैलेंज ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ये इतनी मैंने 8-10 और अथॉरिटीज करके, ये मैंने अपने मैडम को बीच में यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी, इन्होंने टाइप की थी ये सारी की सारी। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स थे और वो जो टाइप शुदा चीजें हैं आपको नजर आ रहा है कि मैंने मुशक्कत की, आपको नजर आ रहा है कि मुकदमा जितवाने के लिए करने के लिए आपको ये चीजें करनी पड़ती हैं। अगर मैं कर सकता हूं इतनी तो चीज होते हुए तो मुझे अगर हराने के लिए आपको और मेरे से ज्यादा मेहनत करनी है। बात यह है कि इस प्रोफेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप बेशुमार दोस्त आके ये कहते हैं कि जी चेहरे चलते हैं, अहमद क्यों पेश हो गया वगैरह, ये इसलिए उसको उन्होंने जज साहब ने कर दिया। आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ मुझे जज करना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आप दे रहे हैं अहमद क्यों के खिलाफ, जिसमें लिखा हुआ है कि जी इसने प्लीड नहीं किया और ये खारिज करना बनता है, तो एन मुमकिन है जज इतना भी मेरा रिश्तेदार नहीं है कि मेरे फेवर के अंदर करे। आप अगर तैयारी नहीं करके जाएंगे या आप नुक्ता ही नहीं रेस कर सकते, कई दफा मैं फारिग हुआ हूं यार, और नए लड़कों ने हराया है मैं, और मुझे आप नहीं हरा रहे होते, मेरा मुकदमा आप हरा रहे होते हैं। अगर मुकदमे में नहीं लिखा हुआ तो मैं जितने मर्जी पत्ते खेल लूं वो अमूमन नहीं होता। जज ने भी सब्सटैंशियली ही जस्ट वगैरह कर रहा होता है। 80% केसेस के अंदर चंद जगह पर हाँ चेहरे चलते हैं और खासतौर पर ओहदेदार भी चलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता रहा हूं मेरा अभी भी दीन ईमान, ये मैं मेहनत इसलिए करके जाता हूं। अगर हर मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में तो मैं अभी जूनियर हूं कंपेयर टू अदर पीपल। सो उनको चित करने के लिए मैं अगर तैयारी नहीं करूंगा तो मैं फिर बेला हूं, या तो मैं भी कह दूं जी चेहरे चलते हैं और मैं सुप्रीम हाई कोर्ट में ही बैठा रहा हूं। आपने अगर सिविल कोर्ट का किंग बनना है तो फिर यहाँ पे मेहनत करें। हर मुकदमे में तो उम्मीद है कि सदर साहब नहीं आएंगे या सेक्रेटरी साहब नहीं आएंगे या ओहदेदार, उनसे लाइब्रेरी सेक्रेटरी की आदत है यार, तो क्या करें। बट इशू ये है कि यार देखो मैंने ये मेहनत की, मेरे बाप ने ये मेहनत की, सैयद अली जफर ने सेनेटर है, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर रह चुके, उन्होंने भी मेहनत की और वो नोट्स बना के जाते थे। ये तरीका मैंने सैयद अली जफर साहब से सीखा है, और इस तरह अगर आप करेंगे तो आप छा जाएंगे, नहीं करेंगे तो आप तुक्के ही मार रहे हैं यहाँ पे। अगले 10 साल तक तुक्के मारते रहेंगे और कमाई वगैरह भी नहीं होगी। क्लाइंट छोड़ने के बाद भी कहेगा कि मेरा, एक चीज मैं आपको पॉइंट आउट करते हैं, ये मुकदमा मैं हारा था सुप्रीम कोर्ट से, मगर बाहर क्लाइंट ने निकल के कहा कि मलिक साहब, मैंने क्लाइंट को पहले बता दिया होता कि भाई रिटन स्टेटमेंट के अंदर लिखना चाहिए था, तुम्हें गिफ्ट वगैरह प्लीड करने के लिए हाईकोर्ट ने जो किया है सारे नुक्ते बताए, मुकम्मल तौर पे टकरे वहां पे मारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और क्लाइंट ने निकल के कहा कि जी अच्छा जॉब। उसने मुझे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस बाद में देने थे, उसने वो भी मुझे दे दिए, और रिव्यू के लिए भी मुझे कह रहा है कि फैसला आएगा तो रिव्यू के लिए मलिक साहब देखेंगे। आप अपनी मेहनत करेंगे ठीक है, अगर आप नहीं करेंगे तो क्लाइंट को नहीं नजर आएगा कि तुम पता ही नहीं है केड़ी पार्टी तो पेश हो रहे, तो अगला लेवल के ऊपर वो आपको नहीं लेके जाएंगे। That is the reason why you do it as a good lawyer। और मैं आपको बता रहा हूं अगर मैंने ये मेहनत की है तो आप भी कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ पसीना लगाने की जरूरत होती है। मेरे पास तो बार काउंसिल के और मसले 80% तो मेरी शायद तैयारी ना इतनी हो जितनी आप कर सकते हैं। आपके पास और इससे बेहतर करने की क्या चीज है जिसकी केस के लिए आपको पैसे मिले? वो नहीं पढ़ोगे 10 दफा फाइल वगैरह तो क्या करोगे, और किस लिए बैठे? तो ये मेरी बीच में आपके सामने था कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं, आपको दिखाना मैं चाह रहा था कि मैं भी करता हूं, और मैं अच्छा वकील इसलिए बना हुआ, इसलिए नहीं बना कि मैं हाँ मुझे काफी एडवांटेजेस वगैरह मिले हैं, बट कोर्ट के अंदर जाके ये चीजें जब भी मैंने जजेस को दी है तो 99% टाइम में जीता हूं। कमजोर मुकदमे भी होते हैं, ये मैं हारा हूं, वो इसलिए हारा हूं, बट क्लाइंट इज स्टिल सैटिस्फाइड विद मी बिकॉज मैंने मेहनत की है। आगे बीच में आप देखिए, और उसको पहले बताया हुआ था, इस तरीके से हो सकता है।
और कोई सवाल अगर है तो कोई दोस्त मेरे से मेहरबानी करके पूछे, बिकॉज आई एम आपने मेरे से ये नहीं पूछा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, येलो टैग्स इस्तेमाल किया करें। फाइल के ऊपर, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आप टैग लगाएं, उसके ऊपर लिखने एक एनेक्सर ABCDEFG ना लिखें, उस पे लिखें ADJ डेटेड सच एंड सच, CJ ऑर्डर डेटेड सच एंड सच, उसको स्टेपल करके साथ लगाएं। टैग लगा के लग जाना है, तुम वहां पे बहस करने के लिए तैयार करो, टैग वहां पे नीचे फाइल के अंदर ही लगा जमीन पे गिरा होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं। लीगल कागज के ऊपर सफेद के ऊपर करें, 5 सफों के ऊपर रूल्स ना बनाएं, एक ही सफे के ऊपर सारे रिड्यूस इन राइटिंग करें। PWs और विटनेसेस की ब्रीफ एक एक जुमले के अंदर लिखें, उनके रेलेवेंट जो पेजेस हैं वो अंडरलाइन करें, येलो मार्कर के साथ हाईलाइट करें ताकि जज के सामने पढ़ सको। साइड के ऊपर जो इंपॉर्टेंट नुक्ता है स्टार उसका बनाएं, जो सबसे इंपॉर्टेंट नुक्ता है तीन स्टार बनाएं उसके ऊपर, ताकि आपको पता रहे कि ये मैंने नुक्ता करना है। कहना क्या है, 1 2 3 को जज के सामने अपने नुक्ते लिख के रखें। एन मुमकिन है कि वो पहला दो आप कहेंगे मेरा 100% नुक्ता है भाई, पहला वाला ही काफी है। पहले दिन उसने 30 सेकंड में उठा के कहा नहीं माता के चलो, आप उसकी शक्ल देखेंगे ये क्या है। 2 3 4 भी रखना है, तैयारी भी करनी है लिख के, और मजमून नहीं लिखना, आपको खुद पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। 1-2 कीवर्ड्स, विदाउट ज्यूरिसडिक्शन, लॉन्ग स्टैंडिंग एंट्री, ब्रैकेट में PLD सच एंड सच SCMR, रेड रॉन्ग, एविडेंस रॉन्ग PW1, C PW2 oblique 1, marginal witness stated he was Mr. such and such was बीमार एंड इन अस्पताल, उसकी रिटन स्टेटमेंट में पेज नंबर ये, इसके ऊपर ये गलत लिखा हो। इस तय पे जाओगे अच्छे वकील बनोगे, इस तय पे नहीं जाओगे नहीं अच्छे वकील बनोगे। ये मेरी है जी, मैं आई होप ज्यादा मैंने आपको बोर नहीं किया, बट ये चीज है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजारता हूँ। अगर मैं अच्छा वकील हूँ इन चीजें के करने की वजह से और मेहनत करने की वजह से हूँ। अगर मैं करता हूँ तो आप भी करें। आप नहीं करेंगे और आप मेहनत करेंगे और लोगों को पता चलता है कि मेहनती बंदा है, जान मारता है, तो उसी की वजह से क्लाइंट आते हैं। और जिंदगी, इसलिए मेरे पास क्लाइंट नहीं आते कि मलिक यूब का होता रहे। और कोई बताओ, और कोई क्वेश्चन?